वेलकम बैक टू एक और सब। अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं वसनईम और उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अक्सर ये होता है कि सुबह सुबह आप यूँ करते हैं कि मैंने कोशिश की कि मैं सुबह 6 बजे उठ जाऊँ और अपना टाइम मैनेज कर लूँ, बट ये हुआ कि सुबह 6 बजे उठने के बावजूद भी कभी कभार ना लाइफ जो किस्मत होती है वो आपका साथ नहीं दे रही होती। मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं उठूँ और उठते साथ ही ट्रेडमिल ऑन करूँ और अपना वर्कआउट सुबह मॉर्निंग में करूँ। मेरी ट्रेडमिल दोबारा ख़राब हो गई हुमायूं, एंड देन आई हैड टू वेट अगेन फॉर, और पूरा टाइम जो है लेट होते होते और देन आप जो पहुँचते पहुँचते इतना ज़्यादा लेट हो जाते हो। मुझे कहते हैं वसनईम और मेरा साथ दे रहे हैं हुमायूं ज़ेब अब्बासी एंड वेलकम बैक टू एक और सब, क्योंकि कल आपको इसी जगह पे छोड़ के गए थे हम और आज वापस आपको वेलकम बैक करते हैं इस प्यारी सी महफिल में। और ज़िंदगी सबसे ज़्यादा ऐसी होनी चाहिए कि आप मल्टीटास्किंग कर सकें, जैसे डेविड करता है। डेविड साथ में कैमरा भी इस्तेमाल करता है, उसामा से गप्पे भी मारता है। ये बेट भला भाड़ में जाएं यार, जो शो कर रहे हैं उनका क्या है, वो बेशक बोलते रहे, डेविड की अपनी गुफ्तगू चलती रहेगी। ऐसे तो क्या है, हुमायूं बोल रहे तो बोलता रहे, हुमायूं डिस्टर्ब होता है होए तो क्या करना है हमने, हम अपनी गप्पे लगाएंगे, हमारा तो हम क्या करें, हम हमारी पार्टी चलनी चाहिए, ये तो नहीं हो सकता ना। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, डेविड के लिए आप एक सलूट, 21 तोपों की सलामी। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल सर, ठीक है आप? बिल्कुल चले, बेहतरीन हो गया। आज का बहुत मज़ेदार सा मौजू है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। मौजू है कि ज़िंदगी के असूल, कौन से ऐसे असूल है, हर किसी का ज़िंदगी का असूल अपने होते हैं, उसने कुछ असूल बनाए होते हैं कि यार ये है, ये कोई नरेटेड नहीं होते, सेट नहीं होते, कि लिखे नहीं होते, लेकिन उसको पता होता है कि उसने ये उसकी हदें, ये उसने करना और ये उसने नहीं करना। ठीक है, मैंने ज़िंदगी कुछ असूल बनाए, जैसे जैसे मुझे याद आते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। जैसे जैसे वस को याद आएंगे वस भी बताएंगे, जैसे जैसे ज़ैनब ठाकुर को पसंद आएंगे अपने असूल बताएंगे, जैसे जैसे फ़खर ड्रैगन को समझ आएंगे वो भी बताता जाएगा, जहाँ पे असद प्यारे को जो समझ आएगा असद प्यारे भी बताता रहेगा। अच्छा, वो प्यारे जहाँ डेविड गुफ्तगू, डेविड बातूनी वो जो बताएगा वो भी सुनेंगे। ये किसी का आज फ़खर ने ना मुझे आग फेंकी मेरे पे, यही मसला चल रहा है मेरा और इसका। सो आज आपसे बहुत सारी बातें करेंगे मज़ेदार सी, जिसमें ज़िंदगी के असूल आप भी हमें बताएंगे। कहते हैं कुछ बड़े बूढ़ों ने ज़िंदगी के असूल ऐसे बनाए हुए होते हैं कि उनकी ज़िंदगी कामयाब इसलिए होती है क्योंकि वो उन असूलों पे चलते हैं। वो असूल उन्होंने बनाए हुए होते हैं, चाहे वो गलत होते हैं सही होते हैं, लेकिन वो उस पर कंसिस्टेंट होते हैं। लोग भी उनकी इसलिए इज्जत करते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये अपने असूलों से इधर उधर नहीं होंगे और ये अपने असूल पे कायम रहेंगे, और लोग उनकी इज्जत करते हैं, लोग उनसे मशवरे करते हैं। वो जो जिरगे होते हैं हमारे ख़ानदानों में, उनमें भी उनको पार्टिसिपेट कराते हैं, कहते हैं नहीं जी वो जनाब हैं, वो बात करते हैं, भरम है उनकी बात का, लोग उनकी बात रखते हैं, उनसे बात करते हैं। लेकिन जो कंसिस्टेंट नहीं होते, जिनकी बात का थो मुकाम नहीं होता, थो मुकाम मेरी ज़ुबान में कहते हैं यानी कि जिनकी बात में वज़न नहीं होता, जो आज कुछ और करेंगे, कल कुछ और करेंगे, कहेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और, ऐसे लोगों पर ना कोई एतबार करता है और ना उनसे कोई मशवरा लेता है। बिल्कुल। सो बस कमिंग बैक टू यू, ये बड़े मज़ेदार सी आज बात मुझे जहन में आई, मैंने कहा आपसे बात करेंगे। ज़िंदगी के असूल आपके कौन से 2-3 ऊपर नीचे हैं जो आपने बनाए हुए कि इस ये हो जाए उसके अलावा नहीं होगा। मुझे लगता है मेरा टॉक बैक नहीं चल रहा। हाँ। अच्छा कोई बात नहीं, हमारे पे आई हो तो मुझे लगा है कि अच्छा, मेरे साथ कोई ऐसा मामला नहीं चल रहा। तो चलिए कोई बात बताएं क्या असूल है? वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हूँ, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें आप कहते हो कि नहीं इससे ऊपर ये चीज़ नहीं जा सकती, आपकी कुछ बाउंड्रीज होती हैं। मेरे लिए एक सही और गलत वाली चीज़ बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि कुछ चीज़ें जो है मुझे जो लगता है कि ये गलत हैं तो उसके ऊपर मैं आपने बड़ी स्पेसिफिक बात करनी है, बहुत ये बहुत जेनेरिक वो तो मैं हमेशा गलत करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ मैंने सिर्फ गलत कर, सभी चाहते हैं सही करें। नहीं मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, तंग तो करना मेरा फर्ज है ना। ये खैर मुझे आदत हो गई। तुम्हें क्या लगता है? ज़ैनब कहती है नहीं मैं गलत करूंगी, इस दुनिया में जो आई हूँ गलत, सब गलत करके ही छोड़ूंगी। डेविड कहता है गलत ही करूंगा। अच्छा मुझे ये लगता है, अगर मैं एक बहुत जनरल नहीं एक स्पेसिफिक बात अपने बारे में कहती हूँ, जब मुझे लगता है किसी जगह पर ऐसा हो रहा है कि मेरा अपना जो पर्सनल टाइम है और मेरी एक वो पर्सनल हैप्पीनेस है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि काफ़ी देर तक उसके साथ फाइट करती हूँ, बट देन एट द एंड मैं कहती हूँ कि मैंने छोड़ देना, मैं नहीं वो चीज़ करूँगी, उसकी तरफ नहीं जाती। और फिर ये चीज़ मेरे घर वालों को भी पता है कि मेरी एक बाउंड्री है, उस तक मैं बहुत ज़्यादा बेस्ट दे रही हूँ, लेकिन उस बाउंड्री पे जाके जब आप मुझे अफेक्ट करने शुरू हो रहे हो तो उसको मैं पीछे कर देती हूँ। अच्छा तुम जरा सोचो, जैसे अब मैं बताता हूँ। अच्छा जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ ताकि सबके लिए क्लियर हो, जो हो सकता है तो मैंने बात भी सही समझाना सकूं। फॉर इंस्टेंस मैं दोस्त नहीं छोड़ सकता। अच्छा। एक बार दोस्ती हो गई नहीं छोड़, असूल है। आप मर जाएं, आप खप जाएं, आप बुरे हो जाएं, आप मैं कहता हूँ कुछ हो जाएं, आप मेरे हैं तो फिर आप मेरे हैं। अच्छा, आप कसूरवार भी हैं, मेरे हैं, अल्लाह माफ करे गुनहगार भी हैं, आप मेरे हैं। ऐसे कोई तो असूल नहीं है। नहीं मैं देखो ये वही कह रहा हूँ ना, असूल। अब सबको पता है कि इसने एक बार दोस्ती डाल ली
फिर दोस्ती छोड़ेगा नहीं। अब मैंने असद से दोस्ती डाली हुई है, असद गुनहगार हो, असद बुरा हो, असद मेरे साथ चाले चले जो करे, मोहब्बत होगी तो होगी जनाब, चाहे पत्थर से होगी पत्थर से ही प्यार कर लेंगे। सो ये मेरा एक असूल है। अच्छा, दोस्ती में कभी नहीं छोड़ना, एक ही है। अच्छा, दूसरा तो मैं असूल बताता हूँ, तुम्हें समझ आ जाएगी। दूसरा मेरा ये असूल है कि जो हो जाए मैं किसी के साथ बेईमानी नहीं करूँगा, कभी भी नहीं। आई विल नेवर डू बेईमानी विद एनीबॉडी। मैं किसी के साथ मैं बता दूंगा, बेईमानी नहीं करूंगा। तीसरा असूल है, मैं दिल में बात नहीं रखूंगा। आपने मेरे पीछे भी कोई बात की और मैंने सुन लिया और मुझे पता चल गया, मैं ये नहीं कि मैं उससे नाराजगी कर लूंगा 1-2 दिन, लेकिन मुझे तीसरे दिन बता दूंगा। जैसे कल ऐसे हुआ, मेरा एक दोस्त था, उसने एक बात की और उसने कहा, और दोस्त था क्वेंटिंस था, इतना अच्छा दोस्त भी अच्छा दोस्त है। अब उसने मैं उसके हुआ ये कि गाड़ी में बैठे हुए थे, तो उसका दूसरा दोस्त उसका दोस्त था, वो गाड़ी में अकेला था। मैंने कहा मैं चला जाता हूँ उसके साथ, क्योंकि अब होता है बुरा लगता है कि एक फैमिली सारी गाड़ी में बैठी और दूसरा बंदा अकेला जा रहा हूँ। मैंने कहा मैं चला जाता हूँ यार। मैं उसकी गाड़ी में बैठा हूँ, उसने उसे फ़ोन किया और जब हम पहुँचने लगे उस घर में, कहता है कि तू स्पीकर पे तो नहीं है। अब मेरे कान, याद रखिए मेरी नासें, मेरे कान और मेरे सब बहुत तेज़ है, बहुत। मैं सब कुछ कर लेता हूँ, मतलब आप लोग मुझसे बच के रहें। सो आपका फ़क्र तुम्हें पता है कितनी नासें मेरी तेज़ है, ऐसे सूंघ लेता हूँ मैं, क्या हो रहा है मेरे इर्द गिर्द। आपको घर में पता चल जाता है। मुझे आवाज़ आ गई, उसने कहा स्पीकर पे तो नहीं। जब उसने अगली बात जो कही ना, मुझे बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा यार मैं इसके दोस्त, क्योंकि ही जो जिसके साथ बैठा था, ही इज़ फ्रॉम एलीट फैमिली, एलीटिस्ट फैमिली। तो उस लड़की को कहीं लगा कि शायद मैं इसलिए करने लग बैठा हूँ कि यू नो आई वांट टू बी फ्रेंड्स, और मुझे ये बात बड़ी बुरी लगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का दिया मेरे पास सब कुछ और बहुत ज़्यादा, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने मुझे बहुत दिया हुआ है। तो उसने जब ये बात की तो मैंने कल उसे बात की, मैंने कहा तुझे पता है तूने, मैंने कहा मेरे दिल में बात है, लेट्स टॉक अबाउट द एलिफेंट इन द रूम। मैंने कहा तूने ये बात की, मुझे बहुत बुरा लगा, तो आई वांट टू टेल यू कि यार ये बात तुझे नहीं करनी चाहिए थी। तो मैं एक ये असूल बनाया कि मैं दिल में बात करता हूँ। तो ज़हरा को सलाम करके अस्सलाम वालेकुम। एक लड़की गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यार बात सुनो, तुम मेरी बड़ी बातें सुनती हो, क्यों? हाँ? मेरे अंदर क्या आई एम वेरी नाइस। अच्छा, कल वो जो टॉपिक था ना हमारा कि आप क्या लेना चाहेंगे, तो उसमें मैं घर जाके मैं क्यों नहीं बोली मैं ये बात, क्या था? कि आप लोगों के ना दिल जीतने में बहुत माहिर, वो चीज मैंने आपसे लेनी थी। मुझे दिखाए ना, अगर 2 ऑप्शन होते मेरे पास, मुझे दिखाए ना, 2 ऑप्शन होते तो मैं शायद दूसरी चीज ये बात बोल देती। सदके माँ वारी थी वहाँ पर। ज़ैनू मुझे एक बात बताओ, मैंने जब से तुम्हें कहा तुम्हें ईस्टर्न अच्छे लगते, यू हैव नेवर वोर वेस्टर्न आफ्टर दैट। मेरा बहुत दिल कर रहा था कि मैं वेस्टर्न पहन लूं बहुत ज्यादा, लेकिन आज मुझे ठंड बहुत ज्यादा लग रही थी, तो मैं वेस्टर्न तब पहनती हूँ कि मोटे मोटे कपड़े होते हैं तो चलो मैं कल टॉपिक चेंज कर दूंगा, लोगों से पूछूंगा कि तुम पे ईस्टर्न सूट करता है, वेस्टर्न तुम पे लिटरली बहुत प्यारे लगते हैं कमीशन, बहुत खूबसूरत। अपना आप बहुत अच्छा लगने लग गया ये बात सुनने के बाद, मतलब शायद कभी किसी ने इस तरह तारीफ करके नहीं बोला, तो इसलिए माशाल्लाह। हाँ जी। अच्छा, तो आप मुझे बताएं, अच्छा कल मेरे एक बड़े मजे कल ने डायलॉग बोला। कल मुझे कोई बहुत पुरानी दोस्त मिली, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम चांद हो, कहा नहीं चांद की तरह तुम गायब हो गए थे ना। तो मैंने कहा अगर चांद होता तो आपके साथ होता, ग्रहण था इसीलिए उतर गया। यार क्या डायलॉग बोला मैंने यार, तालियां तो बज यार, थैंक यू यार। कहाँ से पढ़ते हैं, कौन सी बुक से ये ऊपर से आती हैं ताकि हमें भी पता लगे ये ज्ञान हमें भी। सलमान खान शाहरुख खान की फिल्में देखा करो। ये बात है। अच्छा तुम बताओ जिंदगी क्या असूल बनाए हुए तुम? अच्छा, मेरी जिंदगी का सबसे पहला ये असूल है कि घर में कुछ भी नया होगा, कोई नई चीज़ आएगी या हमारा कोई नया प्लान होगा, किसी बाहर के इंसान को पता नहीं लगेगा जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाएगा, कभी भी नहीं। और अगर कोई बताएगा तो फिर उसकी ऐसी की तैसी, क्योंकि मुझे ये लगता है बहुत पक्का। मेरे बच्चे भी, मैंने बच्चों को ये बात बोलती हूँ कि अगर कोई कहना ये क्या हो रहा है घर में, या तो हमें नहीं पता, मामा से पूछ लें, पता भी होगा तो नहीं बताओगे कि क्या कर रहे हैं। वेरी गुड यार। ठीक है, एक ये चीज़ है। दूसरे ये है कि हम जब डिनर करेंगे तो मोबाइल को यूज़ नहीं करेगा, और डिनर करते हुए जो है इधर उधर कोई टैब, कोई मोबाइल, कुछ भी यूज नहीं करेगा, और सिर्फ खाने पे फोकस होगा। जबरदस्त। ये मेरे 2 रूल्स हैं। कोई बातें शातें हो सकती है? नहीं, बातें तो कर सकते हैं, आपस में बातें कर सकते हैं, मतलब डिस्कशन जो है डिस्कशन जो है वही करनी है कि पूरे दिन में क्या हुआ। इब्राहिम अपने स्कूल का बताता है, आयत अपना, मैं अपने ऑफिस का साथ, तो ये चारों हम आपस में बातें। आयत का किस्सा खत्म ही नहीं होता। और इब्राहिम पहले बता रहा होता है, मैंने कहा तुम इस मौजूद थे, कहता मुझे पता नहीं क्या कहेगी आगे। खत्म करो ये बात, कल ही अच्छा एक असूल बताया बस। व्हाट अबाउट? अच्छा ओके, अब मेरे थोड़े से दिमाग में आए। ओके, दिस इज वन थिंग, जैसे आपने अभी अपने दोस्त के बारे में बताया, मैं आपको बता देती हूँ। अगर मेरी किसी दोस्त के साथ, या दोस्त के साथ ले लो, फैमिली में कम ही होता है, दोस्तों के साथ कोई ऐसी बात हो जाए
या उनको मेरी बुरी लग जाए, उनको मेरी तरफ बुरी लग जाए, तो मैं उसको फ़ौरन कम्युनिकेट करने की कोशिश करूँगी, समझाने की कोशिश करूँगी। अगर मुझे लगेगा ना कि अगला बंदा इसको बाय नहीं कर रहा, वो नहीं समझ पा रहा मेरी बात को, या वो अगर मैं सॉरी कर भी रही हूँ, चीज़ को ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ, तो वो नहीं समझ पा रहा मुझे, और वो मतलब रूड है या जो, तो आई विल नेवर गो बैक टू दैट पर्सन अगेन। ओह माय गॉड, आई एम जस्ट सो गुड विद मूविंग ऑन। ओ भाई, आई एम सो बैड विद मूविंग ऑन। मैं ऐसे मूव ऑन कर जाती हूँ, मैं उस मेमोरीज को जरूर चेरिश करती हूँ, बट फिर मैं कहती हूँ एक अच्छा टाइम गुजर गया, उस बंदे के साथ गुजर गया, ठीक है, अब नहीं है तो नहीं है। अच्छा, I live in the moment. my little sister, exactly like this. Never No go back. emotions, nothing. घर में हम एक दूसरे को मार दें तो बड़ा कहेगी क्या हुआ है। लेकिन हमारी अगर कोई बंदा वापस आए, मतलब अगर मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ और दोबारा आए और कम्युनिकेट करे, तो आई एम हैप्पी टू कम्युनिकेट। बट यार ये बहुत अच्छा ट्रेट है तुम्हारा, पता है, इट इज अ वेरी गुड ट्रेट, मूविंग ऑन। मुझे मूविंग ऑन करना नहीं आता, मैं तो किसी के साथ एक बार चिस्पा हो जाऊं तो चिस्पा हो जाऊं, फिर आपको और अल्लाह जो है अल्लाह बचाए तो बचाए, मेरे से ना बच पाएंगे। अच्छा, और मेरी मोहब्बत की शिद्दत भी बहुत ज़्यादा होती है, मैं वेरी लवी, पंजाबी हूँ ना, तो जप्पियाँ पप्पियाँ ये मुझे बड़ा पसंद आती है, मैं तो करता हूँ। अच्छा, और दूसरा असूल कोई तुमने बनाया वो ज़िंदगी में, जैसे एक मेरे एक और बनाया कि मैंने पैसे की बेईमानी कभी किसी के साथ नहीं करनी, क्योंकि मुझे एक वाक़या है हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या, मुझे बहुत प्यारा लगता है। आई लव दिस वाक़या। ये आप सब बड़े गौर से सुने, उसामा सुन ले कभी, कोई काम की बात भी सुन लिया कर प्यारे, कुछ और कहने लगा था मैं, मनहूस करने लगा था। अच्छा, सो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बड़ा खूबसूरत एक वाक़या है। आप जमात नमाज़ पढ़ने के लिए जाने लगे तो एक फ़कीर बैठा हुआ था, आपने उस फकीर को 2 दिनार निकाल के देने लगे कि जमात की आवाज़ आ गई। अब हमारी तरह तो नहीं थे वो, तो हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु था, उन्होंने कहा कि जमात पढ़ लूँ तो फिर वापस आके उसे 2 दिनार दे दूंगा। अपना घोड़ा लगाया, बांधा और बांध के अंदर चले गए। जब वो अंदर जाते हैं और नमाज पढ़ के जब वापस बाहर आते हैं तो देखते हैं घोड़े के ऊपर जो इस्तबल होता है, क्या कहते हैं, जो सीट होती है उसे क्या काठी नहीं है। हैरान है, काठी नहीं है। मैं अब यहाँ छोड़ के गया हूँ, इधर उधर जिस तरह हम देखते हैं कोई चीज़ नहीं मिलती, इधर उधर देखा और देखा सामने जो कबाड़ी की दुकान है वहाँ पे वो काठी रखी हुई। अच्छा, ला के दो मेरे पे, 2 दिन। उन्होंने कहा ओ, वो गए और उन्होंने कहा ये कितने की काठी है? कहते जी मैंने 1 दिनार की खरीदी है, आप 2 दिनार दे दें। ठीक है। बड़े हैरान हुए कि ये काठी है। अब आप, क्योंकि हम तो लड़ना शुरू हो जाते हैं वहीं पे, उन्होंने 2 दिनार निकाले, 2 दिनार दिए और काठी ले ली, उनके पास 2 दिनार थे। जाने लगे, वापस पीछे मुड़ते और कहते हैं कि ये सिर्फ ये बता दो कि ये काठी कहाँ से आई है तुम्हारे पास। वो कहते हैं वो जो फकीर है ना, उसने ये मुझे ला कर दी है, उसने बेची है मुझे। आप में से किसी को ना अब समझ आएगी। बिल्कुल नहीं, आई अंडरस्टैंड। वो जो 2 दिनार उन्होंने उसको देने थे, वो उसने इस तरह से कमा लिए, उसने दूसरे तरीके से कमा लिए। यानी कि आपके नसीब में वो पैसे होते हैं। यस। तरीका कौन अपनाता है? आप बिल्कुल 100%। वो करोड़ रुपया भी जो आप ले रहे हैं ना, वो आपके नसीब में था, शायद देर से मिल जाता, वक्त उसका शायद इधर उधर हो जाता, वो आपका होता, लेकिन आपने तरीका दूसरा अपनाया और अल्लाह ताला ने कहा कि देखा, तो टेस्ट तो यही है ना जो आप कहते हैं नसीब की बात, कि हमारे नसीब में जब ये लिखा तो हम कोशिश क्यों करें। नसीब में लिखा हुआ है, लेकिन कोशिश, तरीका आपको अल्लाह ताला ने टेस्टी दुनिया को तरीके से करना है। हराम के पीछे हलाल रिस्क आ रहा होता है, वही वाला। बिल्कुल। इसी तरह मेरा भी एक और रूल है कि बिजनेस में पार्टनरशिप पे कभी भी नहीं करती। मेरे कितने बड़े बड़े ब्रांड्स ने मुझे अप्रोच किया है, मैंने उन्हें कहा नहीं, पार्टनरशिप नहीं, मैं अपने उस पर चली जाऊंगी। दोस्त के साथ कभी भी नहीं, दोस्त रिश्तेदारी भी नहीं, हाँ, रिश्तेदारों के अपने साथ, बहन भाइयों के साथ भी नहीं, कभी भी नहीं। ज़ैनब मुझे लगता है तुम्हें मेले में। चले अब हम जाएंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। क्या ले बना रही हैं आज? आज एनर्जी बॉल्स बन रही हैं और बड़ी फ़ायदेमंद हैं ये बॉल्स। जब आप लोग आएंगे मुझसे रेसिपी पूछेंगे तो मैं बताऊंगी कि इसमें कितने नट्स और कितने बीज इसमें मैं। चले ठीक है, डिटेल में आपसे पूछते हैं। हम ब्रेक से आते हैं, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपको अपनी मेहमान से मुलाकात कराएंगे। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे, नाश्ता लेकर आया, जाना नहीं कैसे। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुबह और मुझे कहते हैं हुमायूं ज़ेब अब्बासी। तुमने कुछ सोचा अपना असूल? मैंने और कोई मज़ीद असूल सोचे थे जिस, ठीक है, इसमें जो पैसों वाली बात की, इट्स लाइक 100% विद मी। चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे आगे जितने मर्जी पैसे पड़े हों, लेकिन मेरा जो ईमान है वो कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह उसको देख के नहीं डगमगाता। ज़्यादा पैसे देखे तुमने? बहुत ज़्यादा पैसे नहीं। मेरे घर अब्बा बिजनेसमैन है, हमारे घर में पूरी कितने पैसे आते थे? काफ़ी आते थे। मतलब आई थिंक मैंने काफ़ी सारे लाख,
करीब करीब करोड़ तक होने तक अपने हाथ में पकड़े हुए हैं, लेकिन वो मेरा obviously घर क्या हमारे नहीं होते लेकिन किस लेकिन तरह का obviously तुम्हारा वो घर? हमारे नहीं होते थे, वो जिनके साथ उनकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है उन लोगों के होते हैं। तो ये चीज़ हो गई। एंड देन झूठ पर मैं अभी कोशिश कर रही हूँ, बट आई डोंट थिंक सो मैं अभी तक उस पर पूरी उतरी हूँ। छोटे मोटे झूठ आपके हो ही जाते हैं हाँ, हो जा। कि लेट जब हो जाओ तो कोई बहाना कर दिया, इस तरह के हो जाते हैं। आप अभी क्या कर रहे हो? यार मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मेरे पास बहुत कुछ चीजें करने के लिए जिंदगी में। अच्छा, हम अपने मेहमान को मेरे ख्याल में बुलाते हैं, हम देर नहीं Yes. करते। एंड यू वांट टू टेक दैट अपॉर्चुनिटी? यस बिल्कुल। आज जो हमारे साथ मेहमान है, ही इज़ क्वाइट एक्सपीरियंस्ड। उनका कम्युनिकेशंस के साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुक है। मेडिकल केयर और हेल्थ केयर में जो कम्युनिकेशंस हैंडल करते हैं, डील करते हैं, उधर से उनका ताल्लुक है। इस्लामाबाद जो अभी करंटली वो वर्क कर रहे हैं, इस्लामाबाद मेडिकल कॉलेज और मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, यस डेंटल कॉलेज के जो है उनके हेड ऑफ कम्युनिकेशंस हैं। एंड उसके साथ जितने भी एफिलिएटेड हॉस्पिटल्स हैं उनको भी लीड कर रहे हैं, उनकी कम्युनिकेशंस को, उनकी पब्लिक सर्विस डॉक्टर को। अकबर नियाजी टीचिंग हॉस्पिटल को भी। Yes. वो हॉस्पिटल है जो मेरे मरी के आते हुए ना रास्ते में आता है, और उसको मैं ताका झांकी करता हूँ, उसमें वो भी आता है। बिल्कुल। और उनको कम्युनिकेट, और साथ में ही इज़ ऑल्सो राइटर। जितने भी मेडिकल एजुकेशन से रिलेटेड जो टॉपिक्स होते हैं उनको भी वो राइट करते हैं, उनके ऊपर डीप इंसाइट्स देते हैं, ताकि पब्लिक को पता चल सके कि क्या इश्यूज़ चल रहे हैं मेडिकल एजुकेशन में, हेल्थ केयर प्रोफेशन में क्या क्या इश्यूज़ है, और उसके ऊपर वो बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी करते हैं और लोगों को अवेयरनेस भी प्रोवाइड करते हैं। सो लेट्स वेलकम इमरान अली गोरी। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं तो मेरा तो आप इम्तिहान ले लिए, इतने अस्पतालों को आप डील कर रहे हैं। मैं तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? प्लीज बैठिए। इतने अस्पतालों की कम्युनिकेशन को डील करना, अकबर नियाजी टीचिंग हॉस्पिटल, इस्लामाबाद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज, और पता नहीं कौन कौन से हॉस्पिटल। इट इज इतनी सी जान पे इतना जुल्म क्यों कर रहे हैं आप? आपको तो सानिया करनी चाहिए अपनी जिंदगी के लिए। आपने बिल्कुल ये कहा कि इतनी सी जान पे इतना जुल्म, लेकिन दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट इन कंट्री लाइक पाकिस्तान Yes. कि हेल्थ केयर अवेयरनेस क्रिएट की जाए। और मैं बल्कि आपको कम्प्लीमेंट भी दूंगा कि मीडिया में आप समेत सारा मीडिया, और पर्टिकुलरली आपके शो में भी आप गाहे बगाहे हेल्थ के प्रोग्राम में फॉलो करता रहता हूँ। Yeah. हेल्थ केयर एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं। आपके हॉस्पिटल के कितने लोग हमारे हमारे साथ हॉस्पिटल से मौजूद भी हैं? आते हैं, बाकी जगहों से आते हैं। और ये एफर्ट आपकी तरफ से भी जिस तरह पब्लिक को अवेयर करने के हवाले से होती है, तो इसी ज़िमन में व्हाट आई डू इज़ लाइक कि मैं लिखता भी हूँ, मैं डिफरेंट मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी जाता हूँ, और इसके अलावा हम अपने डिजिटल मीडिया पे वी आर बिग ऑन दैट क्रिएटिंग अवेयरनेस। तो ये सारी चीज़ें इस एफर्ट में होती हैं कि जी पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर। इमरान, वन थिंग आई वांट टू आस्क यू बिफोर, मुझे आपके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा जानना है। फॉर अ रीज़न, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, आपके सिबलिंग्स क्या करते हैं, व्हाट इज़ दिस काइंड ऑफ अ फैमिली? व्हाई एम आई आस्किंग दिस? मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ कि आपके फैमिली क्या करते हो? कि आपने LLB किया, आपने MA किया, आपने मैनेजमेंट साइंसेज में मास्टर्स किया। ये एजुकेशन एकेडमिया की तरफ इतनी चीज़ें करना, ये वही करता है जिसकी फैमिली बैकग्राउंड ना बड़ा एजुकेशन की तरफ, एकेडमिया की तरफ होता है। तो व्हाट डज योर पेरेंट्स डू, और आपकी फैमिली क्या क्या ओरिएंटेशन है वहाँ पर? मेरी एजुकेशन में आई डिडंट नो कि आप इतना डीप उसमें गए हैं। ग्लैड टू नो। आपके शो के फॉर्मेट के लिहाज से मैं आई कैन बी अ लिटिल इनफॉर्मल प्लीज, और आपने होना भी इनफॉर्मल, हम वही कर रहे हैं, आपको कैजुअल कर रहे हैं। उसमें ये है कि माय फादर used to be a public servant। अच्छा, और उसके साथ साथ वो पर्सनल बिजनेस में भी थे, फिर अर्ली रिटायरमेंट लेके वो कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में, और अभी तक भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। माय मदर की साइड जो है वो लॉ में इन्वॉल्व थी। अच्छा, तो ये मेरे से आया है। साथ डायलेमा ये रहा कि माय फादर वांटेड मी टू बी अ पब्लिक सर्वेंट फर्स्ट, या फिर अपना कोई बिजनेस करो, और मदर वांटेड मी टू बी अ लॉयर। तो मैंने जो मास्टर्स इन इंग्लिश किया, उस टाइम मेरी मदर के साथ ये प्रॉमिस हुआ कि फ़र्स्ट मुझे ये करने दें, फिर मैं लॉ कर लूँगा। तो मदर वाज लाइक कि पहले लॉ करो एंड देन मास्टर्स कर लेना। फिर इत्तेफाक ये हुआ कि जब मैं मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर कर रहा था, तो फर्स्ट ईयर के एग्ज़ामिनेशन के टाइम पे मेरे पेपर्स में कुछ डिस्क्रिपेंसी आ गई, और देयर वाज अ लाइकलीहुड कि पंजाब यूनिवर्सिटी में मैं घर आया हुआ था, तो मुझे पता चला कि मेरा एडमिशन शायद नहीं हो पाए। तो मुझे जाना था फौरी तौर पे यूनिवर्सिटी टू सॉर्ट इट आउट। तो मैंने घर बात की कि मैं जा रहा हूँ, छुट्टियाँ थी। तो माय मदर वाज लाइक कि छोड़ दो ना, अब लॉ कर लो। मैंने कहा मेरा 1 साल पूरा ज़ाया हो जाएगा। तो शी वाज लाइक कोई बात नहीं, थोड़ी सी अंग्रेज़ी अच्छी हो गई है ना, 1 साल पढ़ लिया। तो ये मेरी सूरत हाल वहाँ पे रही।
तो देन मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर्स इन इंग्लिश आप लिटरेचर गए किया। फिर लाहौर? फिर मैं complete लाहौर किया। गया, मैंने कंप्लीट अच्छा, किया। ठीक देन फिर मैंने LLB भी किया। फिर मैंने लाइसेंस है मेरे पास अभी भी इस्लामाबाद बार का। आई एम साइलेंट ऑन दैट फ्रंट, नॉट प्रैक्टिसिंग, लेकिन मैं इन टच ज़रूर हूँ। बोलना भी आ गया, अच्छा बोलना भी आ गया, जी। बिजनेस भी कर लिया, तो सारा कुछ आपने हैंडलिंग इट वेरी माशाल्लाह। नाइसली एंड आई मस्ट से कि आपके हॉस्पिटल की कम्युनिकेशन का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है, उसकी मीडिया कवरेज का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि जितने हॉस्पिटल में जब आपकी जितनी भी उनकी ब्रांचेस हैं उन सबको मैं जानता हूँ। आई नो देम वेरी वेल। और अगर मैं गया भी नहीं हूँ, हालांकि मैं अल्हम्दुलिल्लाह आई गो टू हॉस्पिटल्स वेरी लेस, अल्लाह का बड़ा माशाल्लाह, शुक्र, बहुत कम माशाल्लाह। जाता हूँ, लेकिन मुझे पता है, मुझे आपके डिपार्टमेंट्स का पता है, मुझे नॉट जस्ट कि आप लोग शो पे आए हुए, मुझे पता नहीं, आई बिकॉज आई कवर मीडिया लॉट, तो मुझे बड़ा कुछ उनके बारे में पता है। द फर्स्ट क्वेश्चन वी वांट टू आस्क यू, अभी हम आपको लेकर जाएंगे MD कैट की तरफ, स्टूडेंट की तरफ, लेकिन हम थोड़ा सा पहले जी, कैजुअल sure, बात करते sure, हैं। ज़िंदगी को असूल बनाए हुए हैं कि ये ज़िंदगी के असूल बनाए हुए हैं और इनसे बिल्कुल इधर उधर बिल्कुल नहीं होना, या नहीं ज़िंदगी जैसी जा रही है, गो विद द फ्लो, चलने दे जैसी चल रही है। हुमायूं, वैसे आपको इस सवाल का जवाब जो है ना वो देना मुश्किल है, बिकॉज यू डिग डीप एंड डीप एंड डीप, और सेटिस्फेक्शन का लेवल मैं देख वो रहा देखा था है ना आपके। मुझे कितना मुश्किल में डाला, ग्रिल पे कर दिया था कहते मैंने। वहां से भी नहीं, इधर से आओ, तुम सोचो और सोचो। Yes, फिर मैंने yes. फिर एंड में मैंने बोला यार ये मेरे ख्याल में कर लेती हूँ, आगे देख लो। बिल्कुल आगे। बिल्कुल। तो इसमें असूल देखें, वैसे तो प्राइमरीली मैं अगर बताऊं तो बहुत ज़्यादा कोई असूल के बगैर ही ज़िंदगी गुजारना, दैट्स व्हाट आई लाइक। अच्छा, यानी ठीक है। ज़िंदगी को मैं ये समझता हूँ कि बहुत अपटाइट नहीं करना चाहिए, Agreed. रिलैक्स रखना चाहिए। डिफरेंट सिचुएशंस में आपको समटाइम्स अपने असूल या कंप्रोमाइज़ भी करने पड़ते हैं। या मेरे साथ ऐसे होता है, या मेरे जैसे लोगों के साथ, कि फ़र्ज़ करें आप एक बात कर रहे थे कि मेरा एक दोस्त है और वो हर हालत में, मेरा ये असूल है कि मैं अपने दोस्तों को मैं नहीं गलत सही में छेड़ना। साथ नहीं छोड़ता। मैं नहीं छड़ रहा। मैं ये भी फील करता हूँ कि यस मैं भी ऐसा हूँ, लेकिन इन सर्टन सिचुएशन फॉर सर्टन पीपल। लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि मैं शायद मूव ऑन कर जाती हूँ, इन सर्टन सिचुएशंस आई फाइंड माई सेल्फ, मैं सोच रहा था उसी वक्त जब आप लोग बात कर रहे थे कि मैं क्या तो कुछ करता हूँ। लोगों के लिए मैं शायद वो दोस्त हैं ठीक है, लेकिन मैं मूव ऑन, यानी कि अगर कुछ असूल ऐसा भी देखा जाए कि कुछ लोगों को अगर मैं नाराज़ हो गया हूँ तो वट एवर दे डू, मैं आई वॉन्ट बी अवेलेबल फॉर दैम एट ऑल। तो इस वजह से अल्लाह मेरा कभी ऐने डांटे लोगों दलवाना पे। वेरी रेयरली, बट यस दैट हैपेंड आल्सो। तो मैं इसमें ये नहीं कह सकता कि मेरा एक कोई ख़ास असूल है, इट्स अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, चेंज होता अब जब रहता हम है। असूलों की बात करें इमरान साहब, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ज़िंदगी में शायद अपने लिए तो हम अपटाइट ना रखें, पर असूल बहुत ज़रूरी होते हैं ज़िंदगी में। इसलिए क्योंकि उससे बहुत सारी लोगों की ज़िंदगी मबनी भी होती है। अगर फॉर इंस्टेंस मैं कॉन्वर्सेशन को दूसरी तरफ लेकर जाऊँ, कुछ नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ एंड कल्चर सेट हैं एग्जाम्स के लिए कि ये होना है और इस तरह होना है, क्योंकि ये असूल ज़रूरी है। अगर वो असूल से इधर उधर हो जाएंगे तो बहुत सारों की या तो दिल आज़ारी होगी, हक तलफ़ी होगी, और जो कि हुई हमने देखा। हम 2024 की बात करेंगे तो मैं असूलों को उस तरफ लेके जाऊंगा। तो टॉपिक बड़ा कॉन्क्रीट करके मैंने इसी लिखा था कि अगर वो असूल इधर उधर फिर जाएंगे तो बहुत सारे लोगों की हक तलफ़ी हो जाएगी, और वो हक तलफ़ी कोई आसान नहीं है, वो सालों की मेहनतें हैं जिसको पहुंचने के लिए, और खाली एक बच्चे की मेहनत नहीं है, उसके माँ बाप की मेहनत है, एक पूरी फैमिली की मेहनत है उसको वहाँ तक पहुँचाने के लिए। और वन गुड डे अगर वहाँ से सिर्फ एक नो मिल जाता है इस वजह से क्योंकि आप अपने असूलों से इधर उधर हो गए, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपका इस पे नोट, फिर हम MD कैट पर आएंगे। बहुत ज़बरदस्त लिंक किया आपने, आई एम रियली इम्प्रेस्ड। अगैन कम्युनिकेशन से ताल्लुक़ होने की वजह से, कुछ स्क्रिप्टिंग की ताल्लुक़ होने की वजह से, एंड दैट कम्स नेचुरल विद यू, एंड विद टाइम यू आर ग्रोइंग अ लॉट इन दिस। वेरी नाइस, बिल्कुल सही है जी। आपने एक ऐसा हेड्स अप दिया है कि वाकई असूल, और सारे सुनने वालों के खुसूसन रेगुलेटरी बॉडीज़ के लिए जिनके साथ बहुत सारी चीज़ों का ताल्लुक़ है, तो ये एक सॉर्ट ऑफ हेड्स अप है कि जी बिल्कुल असूल बहुत ज़रूरी हैं, और असूल तो बना भी लिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पास आप जाएं और रूल बुक्स नहीं होंगी, कोई ऐसे रूल्स रेगुलेशंस नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे, अमल करना, उस पर अमल करना भी बड़ा ज़रूरी है। तो आपकी बात के असूल होने चाहिए डेफिनेटली, क्योंकि अगर वो नहीं होंगे तो बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी ज़िंदगियां दाव पे लग जाती हैं, बहुत सारे करियर्स दाव पे लग जाते हैं, बहुत मेहनत और वो हुआ भी। इमरान साहब मैं यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लूंगा, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले अपनी ऑडियंस को बता दूं आज का मौजूद हमारे पास रहेगा MD कैट, जो एग्जाम्स होता है मेडिकल का, हम उसके हवाले से डिटेल बात करेंगे। 2024 में जो हुआ
वो शायद किसी के लिए भी एक्सेप्टेबल नहीं था। खाली उसके हवाले से नहीं, मेडिकल कॉलेजेस में जाने के लिए एंट्री टेस्ट के लिए क्या क्या प्रीरेक्विजिट्स होते हैं, बहुत सारी डिटेल बात करेंगे। जिन्होंने डॉक्टर्स बनना है या जो डॉक्टर बनाना चाहते हैं अपने घर में बच्चों को, आज सब शो देखें, आज मजेदार सी बातें करेंगे। जो नहीं भी चाहते, ये इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा हमने इसलिए दी है ताकि आप वेल अवेयर हो, कोई महफिल में बात हो तो आपको सब पता हो कि ये क्या हो रहा है। आप कहना जी मैंने एक और सुबह सुना था, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सुबह, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अच्छा पीसीआर, अब आपने मुझे ऑफर तो नहीं सुना, आप ऑनर मुझे सुनने के एक खातून है, मुझे उनको जानता हूँ, उनका भी एमडी कैट का इशू था। आई वांटेड कि हम उनसे कॉल करें, उनको एग्जैक्टली डायरेक्ट सिचुएशन पे, अगर आप मुझे ऑफर पूछ लेते, मुझसे बात सुन लेते तो आई थिंक यू वुड हैव गॉट इट, बट अनफॉर्चुनेटली यू डिड नॉट। बट मूविंग ऑन, इमरान, हम उसी बात से स्टार्ट करते हैं। पहले मुझे बताएं, हमारा कोई हम बड़े फ्लेक्सिबल हैं मेडिकल कॉलेजेस के साथ, हमारा जो एमडी कैट का सिस्टम है और बाहर की यूनिवर्सिटीज़ के साथ, कि हमारी ऐसा कोई बॉन्ड हुआ हुआ है कि हम जब भी एग्ज़ाम लेंगे, हमारा जब भी रिज़ल्ट आएगा, आपने हमारे बच्चों को उसके अगले महीने जो है आपने इनरोल कर देना है, क्योंकि एग्ज़ाम हर महीने हो सकता है। वो एमडी कैट कुरंदाजी करती है कोई, क्या उसमें पर्ची डाली जाती है कि जी हमारा दिल कर रहा है कि हमने इसमें करना है, क्योंकि बच्चों के कैलेंडर, एकेडमिक कैलेंडर का तो मेरा ख्याल है हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। बच्चों के 6 महीने ज़ाया होते हैं, साल ज़ाया होता है, उसकी उम्र क्रॉस हो जाती है, जो एक मैरिट की उम्र होती है, तो उससे फ़र्क हमें तो नहीं पड़ता, क्योंकि वो किसी और का बच्चा है, हमारा थोड़ी ना है। तो ये क्या, ये इसका कोई थॉट प्रोसेस नहीं होता? बिल्कुल थॉट प्रोसेस होना चाहिए। एंड आपने बहुत स्टायर भी इसमें है, जो कि होना भी चाहिए आपके सवाल में, कि ऐसे लग रहा है कि कुरअंदाजी डाली की गई है, कि जिसके अंदर ये सितंबर से लेके दिसंबर 30 को जाके फिर से एमडी कैट हो रहा है, जबकि उससे पहले तक आपके क्लासेस स्टार्ट हो जानी चाहिए थी एकेडमिक ईयर में। अभी जिस तरह के एडमिशन्स अब जाके ओपन हो रहे हैं, तो ये बहुत जल्दी भी क्लासेस स्टार्ट होती नज़र आ रही हैं, तो मार्च या अप्रैल में जाके, तो अक्टूबर तक जाके उनका एकेडमिक ईयर नेक्स्ट फिर एंड हो जाएगा। तो ये तकरीबन 5-6 महीने तो ज़ाया हो गए। और बाहर की दुनिया में भी अगर किसी ने यहाँ पे वेट कर रहा था कि मेरी मेरिट लिस्ट में मेरा नाम आ जाएगा, मेरा एडमिशन हो जाएगा, अब उसने कहीं और बाहर जाना है, तो उसमें भी वो डिस्टर्ब हो गया, उसका एकेडमिक ईयर डिस्टर्ब हो गया। और बाज़ का एमडी कैट के बाद कुछ स्टूडेंट्स ने जब अप्लाई करना होता है और मेरिट में वो नहीं कर पाते, फिर वो नेक्स्ट ईयर दोबारा से या तो रिपीट करते हैं या किसी और फील्ड को चुन लेते हैं। तो किसी और फील्ड में भी उन्हें जाना, फॉर एग्जांपल उसने डीपीटी में चला जाना, उसने एमएलटी में चला जाना है, या उसने बीडीएस में चला जाना है, तो वो भी उसके लिए चांस, क्योंकि डीपीटी की हमारे कॉलेज में एमएलटी की क्लासेस तो ऑलरेडी स्टार्ट हो गई हैं, 2-3 महीने हो गए हैं। सेमेस्टर बेस्ड होता है, आई थिंक इट्स नॉट जी सेमेस्टर बेस्ड होता है, तो वो 2-3 महीने गुजर चुके हैं। अब अगर एक स्टूडेंट की मेरिट लिस्ट उसे फेब में जाके पता चलता है या मार्च में कि मेरा एडमिशन एमबीबीएस में नहीं हो सका, तो अब वो डीपीटी या एमएलटी में भी जाना है तो नेक्स्ट सेमेस्टर या नेक्स्ट ईयर तक चली जाएगी। तो इस लिहाज से बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी है, बहुत ज़्यादा लॉस है एकेडमिक ईयर का, स्टडीज़ का, स्टूडेंट्स का, नो डाउट। नहीं, इसका भी लॉस है, एंड देन साथ में आपकी ऑथेंटिसिटी वो कितनी ज़्यादा फ़र्क पड़ रही है, उस पर ऑन स्टेक हो रही है। अच्छा, आप बात कर रहे थे ब्रेक में डिफ़िकल्टी लेवल का भी, कि डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट जो हैं वो डिफ़िकल्टी लेवल्स के अकॉर्डिंग जो एग्ज़ाम्स आ जाते हैं। इससे ये होता है कि बच्चों जो हैं और पेरेंट्स की भी ये शिकायत होती है कि एक मेरिट पर चीज़ नहीं है, एक फेयर प्रिंसिपल के ऊपर बात नहीं आ रही, उसको किस तरह से डील करें, क्योंकि पेरेंट्स की शिकायत होती है कि बच्चों ने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की, उनका हार्ड वर्क जो है वो पीछे रह जाता है, क्योंकि डिफ़िकल्टी लेवल भी मैनेज नहीं हो रहा है इनसे। इसका देखें, ये सिस्टम सेंट्रलाइज्ड है, पीएमडीसी इसको कंट्रोल करता है सारी जगहों पे। तो जब पीएमडीसी एक सेंट्रल बॉडी एग्ज़ाम लेगी, तो सारे सूबों में जो स्टूडेंट्स हैं वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि चैलेंज का लेवल, डिफ़िकल्टी का लेवल हर तरह से सेम रहे। जब वो ये देखेंगे कि किसी जगह पे जो क्वेश्चन पेपर है या क्वेश्चन है वो निस्बतन आसान थे और किसी जगह पे उन्होंने इसको मुश्किल कर दिया है, यानी कि सेम एग्जाम या सेम लेवल नहीं रखा। इमरान साहब, अब होल्ड योर थॉट्स है, मैं कॉलर लेता हूँ, फिर उसके बाद इस सवाल को थोड़ा सा रीफ्रेस करते हैं और हम इसको दूसरे एंगल से पूछने की कोशिश करते हैं, ताकि हम इससे ज़्यादा जान सकें आपसे। हमारे साथ मौजूद है जायदा जी। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। वालेकुम अस्सलाम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। क्या हाल है, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग। चल ठीक, माशाल्लाह। बस आप तो बहुत आज प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच जायदा आंटी, बहुत शुक्रिया। आप भी बहुत प्यारी हैं, ज़ैनब भी माशाल्लाह गजब आ रही हैं।
गजब ढा रही हैं आप। कहाँ ढा रही हो बेटे गजब? कहाँ ढल रहा है यहाँ आपका? पे खड़े हुए कहाँ ढल रहा है ये गजब? कहाँ पे ढल गया ये? कौन सी जगह बर्बाद हुई है? माशाल्लाह कमीज शलवार में जाने बहुत खूबसूरत चीचू की मलिया, बहुत चीचू की मलिया तो क्या कह रही हैं ज़ाहिदा? वो कह रही कमीज शलवार में बहुत ज़रा अच्छी बहुत लगती हैं। प्यारी देखा मैंने कहा ऐसे कमीज शलवार से बहुत अच्छा लगती है। माशाल्लाह। भाइयों कल तो वेदर ऐसे था कि अभी बारिश हुई है और आज तो इतनी तेज धूप निकल आई है, बाहर निकलने को दिल नहीं जिस तरह उसने कसम खा ली है ना कि मुझसे ना मिलने की, इसी तरह बारिश ने कसम खा ली है जमीन से ना मिलने की। ना आने की। इंशाल्लाह मिलूंगी आपकी शादी पे इंशाल्लाह। हाँ, जितनी जायदा जी क्या कोई एक असूल बताएं जो जिंदगी में आपने बना लिया है? बेटा मैंने एक असूल बनाया कि जिन लोगों ने मुझे कसदन छोड़ा है मैं उन्हें इत्तेफाकन भी मिलना पसंद नहीं करूंगी। ओए होए 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 मैं कहता हूँ कि इतनी जोर की चपेट है ये, मजा आ और गया। मैंने आपके लिए एक सुबह के लिए एक शेर बनाया है चलो कि जी। मैं हैरान हूँ देख रही हूँ, मैं हैरान हूँ देख रही हूँ, एक और सुबह तुम्हें गिराने में कितने लोग गिरे होंगे। क्या बात है, क्या बात है। एक और सुबह तुम्हें गिराने के लिए कितने लोग गिरे होंगे ओए होए होए। और वो गिरे। और परेशान ना हो बेटा, जहाँ से जर्द पत्ते गिरे हैं ना वहाँ पे सौ पत्ते भी अल्लाह ताला उगाएंगे। हाय 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 हाय। बेशक। आज तो बहुत मूड आपका शायराना सा है, मीर साहब बच के रहे। ये जब आपका टॉपिक था तो मैंने एकदम बना लिए थे फौरन। एक तो मैंने कहा, टैलेंटेड भी तो बहुत है ना, माशाल्लाह, टैलेंटेड भी तो बहुत। जबरदस्त। अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत शुक्रिया जायदा जी कॉल करने के लिए। आप भी कॉल करें, अपनी ज़िंदगी का कोई असूल आपने बनाया बताया। अगर एमडी कैट के हवाले से बात करनी है, आपने एंट्री टेस्ट के हवाले से बात करनी है, आप मेडिकल के हवाले से कोई फील्ड में बात करना चाहते हैं तो वी हैव समबडी हु हैज़ द प्रॉपर नॉलेज अबाउट इट। वैसे बड़ा खूबसूरत सवाल आपसे पूछा है, पर ये देखिए फेयरनेस मुझे सिर्फ मैं आपसे शायद सवाल थोड़ा सा मुड़ के कर दूंगा कि मुझे लगता है वो सवाल ये होना चाहिए। एक बच्चा जो सिंध में रहता है, ठीक है, उसके लिए वो रिसोर्सेज उसके पास नहीं है जो एक कैपिटल सिटी ड्राइंग सिटी के बच्चे के पास हैं। तो क्या टेस्ट का मयार सबके लिए सेम रखना, क्या ये ठीक है? मैं ये इस बात से थोड़ा सा एग्री नहीं करता, क्योंकि उस बच्चे के पास वो रिसोर्सेज नहीं है, वो अकेडमीज नहीं है, वो फैकल्टी नहीं है, वो टीचर्स नहीं है, वो उसका टेम्परेचर जो यहाँ तक मौसम भी उसका साथ नहीं देता वहाँ पे। तो क्या ये ठीक है? देखें, इसमें डिबेटेबल तो ज़रूर है ये प्रोसेस। इस लिहाज से ये जो सेंट्रलाइज्ड है और इसमें आपने बहुत पिछले दिनों ख़ुसूसन ये पढ़ा होगा, मेरा ख़ुद भी आपने ज़िक्र किया कि राइटिंग से तो काफ़ी कॉलम्स इस पे लिखे हैं कि ये डिसेंट्रलाइज करें। गवर्नमेंट से अपील की है, क्रिटिसाइज़ भी किया है बहुत सारे लोगों ने। तो डिसेंट्रलाइज करने से ये इशू काफ़ी हल हो सकता है। डिसेंट्रलाइज करने से मुराद ये है कि जो प्रोविंसेस को दे दिए जाएंगे, प्रोविंसेस को दे दें और आगे यूनिवर्सिटीज़ को और मेडिकल कॉलेजेस को दे दें। जैसे आपके सोशल साइंसेज में या बाकी डिसिप्लिन्स में होता है कि आप एक यूनिवर्सिटी में जाते हैं और वहाँ पे आप किसी डिसिप्लिन में मतलब मीडिया साइंसेज में लेना चाहते हैं तो वो आपका एक एंट्री टेस्ट अपना ले लेते हैं। उस एंट्री टेस्ट के मार्क्स को और आपके पिछली डिग्री के मार्क्स को और इंटरव्यू के मार्क्स को मिला के अपनी एक मेरिट लिस्ट बना देते हैं। तो दैट्स व्हाट वी आर एक्यूमुलेट किया जाते हैं सारे नंबर। तो वो सारे नंबर्स एक्यूमुलेट करके एग्रीगेट निकाल के आपको एडमिशन दे दे। इससे जो आप वाला सवाल है हुमायूं, वो वाला इशू एड्रेस हो जाएगा। और उसमें देखें डिफरेंट टेस्ट होंगे, डिफरेंट डिफिकल्टी लेवल होगा, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू देयर ओन जो रीजन है स्टैंडर्ड होगा, तो थॉटफुल होगा। उसमें फिर लोग भी उसको एक्सेप्ट करेंगे। मे बी थोड़ा डिबेटेबल स्टिल रहे, लेकिन वो इमरान साहब एक ज़ाती सवाल पूछ सकता हूँ मैं आपसे अगर आपकी इजाज़त हो? जो मुझे अपना पर्सनली इशू होता था जो कि मुझे नहीं समझ आती, बिकॉज आपका कम्युनिकेशन से ताल्लुक है मेडिकल कॉलेज से, तो इसलिए मैं थोड़ा शायद नॉट टू रिलेटेड टू यू बट मैं फिर भी आपसे आगाही चाहूँगा। जी प्लीज़। मुझे ब्रेक लेकर सवाल कर लूँ या अभी आपके पास टाइम है? ठीक है, तो सवाल मैं कर लेता हूँ। ओ लेवल और ए लेवल, द मोस्ट डिसएडवांटेज में जो लोग रहते हैं पाकिस्तान में वो ये दो लोग रहते हैं। हम इतनी मेहनत करते हैं हमारा, और एक तो ये बहस अलग है कि मैट्रिक मुश्किल है, ओ लेवल मुश्किल है, चलो मैं उस पर नहीं पढ़ता, लेकिन आप कर आते हैं एंड देन मार्क्स की परसेंटेज, आप इतना परसेंटेज हमें कम देते हैं। कोई लॉजिक इसके पीछे नहीं है। मैंने आज तक रेशनैलिटी पूछी, मुझे आज तक किसी ने रेशनैलिटी नहीं बताई। अब जब मैं मेडिकल कॉलेज में जाऊंगा, खुदा ना खास्ता मेरा बाहर में नहीं होता, मैं पाकिस्तान में रहना चाहता हूँ, फिर आप ओ लेवल खत्म कर दें अगर आपने उसको डिग्रेड कर दें। सो अगर आप मुझे परसेंटेज कम देंगे, मैं तो मेरिट में सबसे पीछे चला गया, मेरा तो मेडिकल कॉलेज में नहीं होगा। हम ये सवाल आपसे पूछते वापस आते हैं कि ओ लेवल और ए लेवल वाले क्यों डिसएडवांटेज में रहते हैं। कहीं मैच जाएगा, देखते रहिए एक और सब, आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक और सुब और हमारे साथ इमरान अली गौरी साहब मौजूद हैं। हम उनसे पूछे थे जो ओ लेवल ए लेवल बच्चे करते हैं जब उनकी IBCC इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे तो अब याद भी नहीं, टाइम बहुत पुराना, IBCC होता है ना जहाँ से इक्विवेलेंस बनती है। सो वो इक्विवेलेंस आप कराने जाते हैं तो वो आपको आप देखते हैं तो आपकी जो परसेंटेज होती है उससे परसेंटेज आपको कम दी हुई होती है क्योंकि वो जब कन्वर्जन होती है वो कन्वर्जन में वो उसको कम कर देते हैं। मुझे ये कॉन्सेप्ट आज तक समझ नहीं आया क्यों, इसकी रैशनैलिटी क्या है, क्या ये इंसाफ है, क्या वो मेरिट में पीछे नहीं रह जाते? अमूमी तौर पे यही देखा गया है कि मेरिट में पीछे रहने के हवाले से, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे दूसरी फील्ड्स हों, तो इक्विवेलेंस जब की जाती है तो इक्विवेलेंस में वो वाला उनको फेयर शेयर नहीं मिलता। और अगर मैट्रिक में जो डिफ़िकल्टी लेवल है या ओ लेवल्स में या ए लेवल्स में जो डिफ़िकल्टी लेवल है ओवरऑल जो वो मार्क्स लेके आया होता है स्टूडेंट, वो उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। उसके बाद अगर उसको इक्विवेलेंस दी भी जाए तो बल्कि एक ऐसा क्राइटेरिया होना चाहिए कि जिसमें उसकी डिफ़िकल्टी लेवल या चैलेंज का जो लेवल होता है उस लिहाज से ये और रिलैक्स होना चाहिए, तब जाके वो एक फेयर इक्विवेलेंस बनती है। तो इस लिहाज से बिल्कुल अमूमी तौर पे ये देखा गया है कि उनके लिए चैलेंज लेवल बढ़ जाता है। हुमायूं, अनफॉर्चुनेटली जिस तरह बहुत सारी और फील्ड्स में, एजुकेशन की फील्ड में भी यही तो हमारा एक अलमिया है कि गवर्नमेंट की तरफ से भी और रेगुलेटरी बॉडीज़ की तरफ से कोई थॉटफुल अप्रोच नहीं है, कोई फ्यूचरिस्टिक अप्रोच नहीं है, कोई फेयर शेयर की अप्रोच नहीं है। लोग जो भी अथॉरिटीज़ बैठी हैं ज़्यादातर ये देखा गया अनफॉर्चुनेटली कि वो एक टू फिल द रूटीन चीज़ें करी जा रहे हैं, लेकिन उसमें मुल्क का फ्यूचर, मुल्क के जो हमारी यंग जनरेशन है वो आगे चल के हमारा किस तरह से सरमाया है और उसको किस तरह केयर करना नहीं देखा। अली का भी कॉल है कि अगर आप एक बिल से एक बार डसे जाते हैं, अगर आप दूसरी बार से डसे गए तो यानी कि देन यू आर एट फॉल्ट। ठीक है, ये कोई आज 2024 में पहली दफ़ा नहीं था कि एमटी कैट का ये इस तरह हुआ है, ये गाय बगाए होता गया है। फिर वो उन्होंने जिस तरह प्रोग्रेस होता है ना, प्रोग्रेशन करते हैं आप, उन्होंने अपनी गलतियों में इजाफा करते गए और 24 में उन्होंने एक धमाकेदार गलतियां करके दिखाई हैं कि हम इतनी कर सकते हैं, आप फिक्र ना करें। सो डू यू थिंक कि हम भी कहीं एट फॉल्ट हैं कि हम जब हमारा टेस्ट गलत हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, 10-15 दिन जारी रहा, उन्होंने वापस दिया, वो तो बात करेंगे क्या हुआ, बल्कि मेरे ख्याल में हम वो वाक़या थोड़ा सा ज़रा जिक्र कर ले ताकि लोगों को पता चले। एक तो एमडी कैट जब हुआ अक्टूबर में शायद हुआ था, सितंबर में फर्स्ट हुआ, पहले 22 सितंबर को, 22 सितंबर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और फिर अक्टूबर में हुआ दोबारा जी, अक्टूबर में हुआ। पता नहीं है, मैंने पहली बार देखा, पहला मुल्क है जिसमें एमडी कैट एक ही साल में 2 दफ़ा हुई। पहले ऐसे होता है? वैसे 2 दफ़ा तो हम बाहर दुनिया में तो नहीं ऐसा होता, हमारे पास हो चुका है। दुनिया की बात कर रहा हूँ, दुनिया मैंने कभी नहीं देखा कि एमडी कैट 2 दफ़ा हो रहा हो, बट चले एनी हाउ हो गया बेचारा गरीब सा। तो अब वो 2 दफ़ा हुआ, एग्रीड। उसके बाद क्या हुआ कि जनाब जो उन्होंने लगाई, मतलब एक अथॉरिटी, एक रेगुलेटरी अथॉरिटी वो आंसर्स लगा रही है और वो आंसर्स सारे तकरीबन बहुत ज़्यादा मैक्सिमम में गलत है। जो क्वेश्चंस दिए गए वो क्वेश्चंस गलत है। मतलब आप क्रेडिबिलिटी का अंदाज़ा लगाएं कि बाहर के ममालिक वाली बात तो हम करेंगे, वो क्या सोचते होंगे जिनसे एंट्री टेस्ट नहीं बनता तो वो फिर किसी को क्या एक्रेडिटेशन देंगे, क्या किसी को वो सर्टिफाइड करेंगे कि ये बंदा सही डॉक्टर है कि नहीं। तो दैट्स अनदर स्टोरी। और सबसे बड़ी बात हुमायूं, एमडी कैट मतलब मेडिकल से रिलेटेड, एनीथिंग व्हिच इज रिलेटेड टू योर हेल्थ, जिसके ऊपर आप 1% का रिस्क नहीं ले सकते, उसमें ये चीज़ें हो रही हैं। दैट्स वेरी ट्रू। सो ये सारी गलतियाँ हुई, तो क्या जो मैंने वही हज़रत अली का कॉल भी बताया, तो हम बार बार एक चीज़ से डसे जा रहे हैं। Isn't it time कि हम उसको कंसिस्टेंट रखें ताकि चेंज हो? Absolutely right. बिल्कुल, this is about the time कि we need to wake up. One of my columns close कि we need to wake up. The clock is ticking and it's already past midnight. हम सुबह होने वाली है और हम जाग नहीं रहे और इस पे हमें जल्दी जागना चाहिए। देखें, आपने बात की कि सितंबर में हुआ, कंट्रोवर्सीज आ गई, अक्टूबर की डेट, फिर कंट्रोवर्सीज आ गई, नवंबर में डेट आई, नवंबर में पहले अर्लियर डेट थी, फिर वो उस पर नहीं हो सकता था, 24 नवंबर को हुआ, 24 नवंबर धरना, पॉलिटिकल सिनेरियो, ये भी तो हमारा अलमिया है कि पॉलिटिकल अपहीवल्स भी बहुत रहते हैं, वो नहीं हो सका, फिर करते करते 30 दिसंबर को भी हुआ है। तो आप अंदाज़ा करें कि 3-3, 4-4 दफ़ा, 5-5 दफ़ा डेट्स आ रही हैं, 5-5 दफ़ा स्टूडेंट्स फिर से रेडी हो रहे हैं। और आप ख़ुद ये देखें
यू पीपल आर क्वाइट यंग, तो आपका एजुकेशनल जो बैकग्राउंड है उसमें जब भी एग्ज़ाम होता है तो सारे लोग बहुत एक एंग्जाइटी में से गुजरते हैं, उसकी तैयारी करनी है, अपनी सारी रूटीन घर वालों नॉट येट अनदर टेस्ट, येट अनदर टेस्ट नहीं है, इट इज हैज अ फुल फ्लैश तैयारी, एकेडमी में पैसे लगाए होते हैं पेरेंट्स ने। और अब मुझे बताएं, बच्चे हैं, रोबोट तो नहीं है कि उन्हें जो 4 महीने पहले चीज़ याद हुई है उनको 3 महीने बाद आप फिर कहें कि वो उसी तरह याद होनी चाहिए और आपने उसी तरह लिख दी है। That can't be possible. ये तो बिल्कुल मुझे वो वाला टाइम याद आ गया जब हम पेपर के लिए रेडी होकर जाते थे और किसी रीज़न की वजह से पेपर आगे डिले हो जाता था। इतना वो उस वक्त मुश्किल लगता था कि दोबारा से आपने जब भी वो पेपर होगा आपने पूरा प्रिपेयर करना, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। अच्छा, मुझे ना भूख लग गई है, वो कुछ खा रही है, मेरा डिस्ट्रैक्ट हो गया मैं। आई एम सो सॉरी इमरान साहब, मैं डिस्ट्रैक्ट, क्या है, थोड़ा सा दे जाओ, क्या खा रही हो? क्या खा रही? अच्छा, कुछ खा रही है ये लड़की, आ गई है, क्या खा रही हो, थोड़ा सा दे जाओ। पराठा है, कहाँ से आया ये? मंगवाया था। किससे? किससे? वक्त से मंगवाया। चलिए शुक्र है आप खा ले। आई एम सॉरी इमरान साहब, मैं पता है ये रोटी इसके ना साथ छोड़ है सकूं, मुझे थोड़ा बहुत सा। भूख लग रही है, मेरा ब्लड प्रेशर भी लग रहा है हाई हो गया। अच्छा इमरान साहब, देखें ये जो पूरा प्रोसेस है इसमें पीएमडीसी ना अपनी अकाउंटेबिलिटी शो करी है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करी है, इसमें पाकिस्तान की जो एजुकेशन सिस्टम है उस पर कितना बड़ा असर डलता है, तो इसका आप क्या कहेंगे इस बारे में? इसका बहुत बैड इम्पैक्ट है। नॉट जस्ट हमने अभी तक तो प्राइमरीली बात की और करनी भी चाहिए थी कि स्टूडेंट्स के ऊपर साइकोलॉजिकली, फिज़िकली, उनके पेरेंट्स पे, फाइनेंशियली कितना इमोशनली कितना बड़ा बर्डन रहा है। अब जो आपका सवाल है उसमें मैं थोड़ा से आगे बढ़ के बात करूंगा कि हमारे पूरे मुल्क के इमेज के ऊपर भी बहुत बैड इफेक्ट है। बाहर की दुनिया आपको देख रही है। आपके हिस्टोरिकली जो डॉक्टर्स हैं हुमायूं, आपके इल्म में भी होगा कि वो बाहर की दुनिया में, मिडल ईस्ट में, अमेरिका में, यूरोप में काफ़ी हाई रिगार्ड किया जाता है उनको, उनके स्केल की वजह से, उनकी एक्सपर्टीज़ की वजह से। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही प्राइड की बात रही है हिस्टोरिकली। अब ये डेंजर में आ चुकी है सिर्फ इस वजह से कि ये जो ड्रामा हम हर साल इमरान साहब, हमें आप क्लियरली बताइएगा, क्या इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ा भी है? क्या वहाँ पर भी इसको रिपोर्ट किया गया है, रजिस्टर किया गया है, इसको हाईलाइट किया गया? याया साहब की कॉल लेते हैं, देन आई एम गोना आस्क यू दिस क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग याया, क्या हाल है? चीनी वाला पराठा मुझे मिला। बहुत अल्लाह का शुक्र है, आप सबको सलाम, वक्त को भी खुसूसी सलाम हो। माशाल्लाह, शी इज ग्रोइंग डे बाय डे, माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब को सलाम करना चाहूँगा। देखिए, बात ये है कि बहुत बड़ा इशू ये आपने रेज किया, मुझे बड़ी खुशी भी इस बात की हुई। और यकीन करें, जब मैं देखता हूँ ना जो यहाँ जो घपले हो रहे हैं और इतने क्रिमिनल नेग्लिजेंस हो रही है, इतना क्रिमिनल ये काम है, सॉरी टू से आई एम यूजिंग दिस वर्ड, कि वाकई ये आप एक दफा नहीं, अभी कितनी दफा हमारे कराची में कितनी दफा ये हो चुका है। आप बिलीव करें कि इससे बच्चे इतने इमोशनली डैमेज हो रहे हैं, और जो बच्चे इतनी मेहनत करके जब आते हैं सामने और उसके साथ ये होता है तो फिर वो डिसहार्ड हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात। दूसरी बात ये कि जब आप एक इतना ये प्रोफेशनल एग्जाम्स है ना, प्रोफेशनल के लिए होते हैं, जैसे इन्होंने कहा पाकिस्तानी डॉक्टर का बहुत बड़ा इमेज है और अल्लाह का शुक्र है, दे आर बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट, बहुत सारे रिनाउंड डॉक्टर्स हैं जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, रिनाउंड डॉक्टर्स हैं और उनका एक रेपुटेशन है। जब आप इस काम को इस तरह करते हैं ना, जैसे मैं एक बात बताऊं, जैसे हमारे पिछली गवर्नमेंट के हवाबाजी के जो वजीर थे, उन्होंने पाकिस्तानी पायलट्स के बारे में एक बात ऐसी थी जिसकी वजह से उसका सारा तासुर गलत। आई रिमेंबर, यस। ये देखिए, ये ऐसी सोच है जो पूरे मुल्क को, पूरी कौम को नुकसान पहुंचाती है। अब मेरा इनसे सवाल ये कि देखिए, बात ये कि चीजें हो जाती है, हम इसको रेक्टिफाई करने के लिए क्या करें? हमारी जो गवर्नमेंट है, जो उन लोगों को जिनका कंसर्न है एजुकेशन से, why they are not inducting these people in this regard? That is very right. इसको रेक्टिफाई करने के लिए हम कर क्या रहे हैं? हम कह तो रहे हैं मसला है, पर मसले का हल कैसे निकाल रहे हैं? थोड़ा सा ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए एक और सब। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। जी, वेलकम बैक टू एक और सब। और हमारे साथ हैं इमरान अली गौरी साहब, और एमडी कैट के हवाले से हम बात करें कि उसमें जो इश्यूज़ आए हैं पाकिस्तान में, उसको किस तरह से हम लोग ठीक कर सकते हैं। एमडी कैट इज़ मेडिकल एंड डेंटल एडमिट कॉलेज एडमिशन टेस्ट, है ना? आई थिंक इट्स मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट। तो मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा इसके बारे में, एमडी कैट क्या है। तो ये उस टेस्ट के बारे में हम बात करें कि पाकिस्तान में कितने इश्यूज उससे रिलेटेड राइज हुए हैं। अभी याहिया की कॉल आई थी, उसने बोला था
इश्यूज तो बहुत सारे हैं, लेकिन अब उसको रेक्टिफाई करने के लिए हम क्या करें? अच्छा, अपनी चाय भी ले लें साथ साथ, हम थोड़ा सा आपको लाइट आपने चाय अपनी ठंडी ठार कर दी है, आपको गर्म करा दूं? नहीं, मैंने चाय थोड़ी ली है। जब आप जब हम बात कर रहे थे आपने चाय ली है, अगर कहते तो वो गर्म करा देते। थोड़ी देर आप गर्म चाय पीते हैं? नेक्स्ट ब्रेक में ले लेंगे। वैसे आप गर्म चाय पीते? जी, गर्म चाय। ठंडी चाय नहीं पीते? नहीं, ठंडी चाय। ओहो, चल करा दे, कोई मसला नहीं। अच्छा, कैसे रेक्टिफाई करेंगे जी हम इसको? जी, रेक्टिफाई करने का भी बिल्कुल यही साहब ने बहुत पर्टिनेंट बात की है। रेक्टिफाई करना बड़ा ज़रूरी है। रेक्टिफाई करने के लिए व्हाट वी हैव सजेस्टेड टू द अथॉरिटीज़ कि आप एक टास्क फोर्स बनाएं, टास्क फोर्स में इन्वॉल्व करें। जैसे यही साहब ने भी एक पॉइंट आउट किया है कि रेलेवेंट लोगों को, और उसमें देखिए प्राइवेट सेक्टर को हमेशा गवर्नमेंट बहुत सारे और सेक्टर्स में भी और एजुकेशन में, मेडिकल एजुकेशन में पर्टिकुलरली साइड लाइन पे किया हुआ है। साइड लाइन पे नहीं करें। प्राइवेट सेक्टर को जब तक आप इन्वॉल्व नहीं करते, उनके एक्सपीरियंस से फ़ायदा नहीं उठाते, वो आपको इन्वेस्टमेंट दे सकते हैं, वो आपको बाकी रिसोर्सेज भी दे सकते हैं, और इम्पॉर्टेंटली वो आपको मार्केटिंग, प्रमोशन, इंटरनेशनल लिंकेजेस में बहुत हेल्प कर सकते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर से टेल ब्लेजर्स आप ज़रूर इन्वॉल्व करें, ऐसे लीडर्स इन्वॉल्व करें जो डायनामिक हैं, और बहुत सारे आपको लीडर्स ऐसे मिलेंगे। हमायूं मिले हुए हैं यासिर खान नियाजी साहब से, जो इस्लामाबाद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के CEO हैं। वेरी डायनामिक पर्सनैलिटी। उनकी जो इंटरनेशनल लिंकेजेस हैं, डिप्लोमेटिक एरिना में जो लिंकेजेस हैं, और उन जैसे चंद एक और लोग भी प्राइवेट सेक्टर में अवेलेबल हैं। बात को लीड करते हुए इन्हीं चंद लोगों को लेकर, जिसमें जो इन मेडिकल कॉलेजेस को रन कर रहे हैं, अगर इनकी एक गवर्निंग बॉडी बना दी जाए, और इस गवर्निंग बॉडी के साथ आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक अपने टेस्ट को कर दिया जाए, ताकि वो लोग, वो कहते हैं जिसका काम उसी को साझे, ना कि अब मुझे खुद पता है, अगर आप मुझे दे देंगे MD कैट का या आप वस को दे देंगे तो ऑफ कोर्स वी विल नॉट बी एबल टू डू इट। सो जिसका काम उसी को साझे, अगर इनकी गवर्निंग बॉडी बन जाए, और फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को इनको पता है कि अपने कॉलेजेस चला रहे हैं और एक चेन ऑफ कॉलेजेस चला रहे हैं, तो क्या वो ज़्यादा बेहतर नहीं हो जाएगा? बहुत ज़्यादा बेहतर है हमायूं, बिल्कुल ठीक बात है ये। इनको इन्वॉल्व करें, और टेस्ट के बारे में जो हम बात करें, जो आज का टॉपिक भी है, वो तो सबसे इमीडिएटली ठीक करने वाली चीज़ है। और इसके अलावा जो बेसिक्स हैं, जो छोटी छोटी चीज़ें प्रोसेस का हिस्सा हैं, जो कि डिबेटेबल होने ही नहीं चाहिए, उनकी तरफ भी बेहतरी ला सकते हैं उनमें भी। और इसके अलावा इससे बढ़ के भी जो ओवरऑल करिकुलम है, उसको जो अप टू डेट कैसे करना है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे कैसे लेके जाना है, ताकि हमारे डॉक्टर जो हिस्टोरिकली, जो आपके कॉलर ने भी बात की कि बहुत ऑनर की बात थी कि बहुत हाई रिगार्ड किए जाते थे, और अभी तक भी अल्हम्दुलिल्लाह किए जाते हैं, लेकिन आगे ख़तरा ये है कि वो स्टैंडर्ड नीचे जाएगा, और इन चीज़ों की वजह से नीचे जाए, तो उसको भी संभालना आपने अपने डॉक्टर्स के लिए इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ को मज़ीद से मज़ीद स्ट्रेंथन करना है, इंटरनेशनल लिंकेजेस को और ज़्यादा बढ़ाना है। हमायूं के एक सवाल में भी था कि ये जो हमने बार बार कोई कुरानंदाज़ी बनाई हुई है, तो क्या इंटरनेशनली किसी भी महीने में कोई टेस्ट हो जाता है? तो ऐसा तो नहीं है। आपने टेस्टिंग और अपनी लोकली और बाहर के एडमिशन्स को भी देखना है, और उसके बाद जब डॉक्टर बन जाते हैं, उसके बाद स्पेशलाइजेशन की बहुत सारी स्टेजेस हैं, फिर बाहर की दुनिया में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ तक पाकिस्तान में तो कमेटी भी टाइम पे निकलती है यार, आप तो मतलब उनसे ही सीख लें थोड़ा सा। अच्छा, मूविंग ऑन, लाइटर नोट हमने ये बात की है, पर हम डॉक्टर इरफान की कॉल भी लेते हैं, बट आई विल आस्क यू दिस इज वेल कि डर क्या है, ये क्या खौफ है जो अपने हाथ में ये चीज़ ले ली गई है और देना नहीं चाह रहे हैं? इसके पीछे कोई स्टोरी तो होगी, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप रख रहे हैं, बिकॉज हम हमेशा कोई स्ट्रेटेजाइज करते हैं। डॉक्टर इरफान हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर इरफान, वेरी गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल? थैंक यू सर, क्या हाल है? ठीक है। गुड मॉर्निंग मैडम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? बस ठीक ठाक। बस आप वो पूछे थे कि असूल ज़िंदगी में क्या बनाया, तो चूँकि हम डॉक्टर हैं तो वो डॉक्टरी के लिहाज से एक असूल मैंने बनाया था अपनी शुरू की ज़िंदगी में। तो पेशेंट्स जब आते हैं ना हमारे पास, तो पेशेंट्स हम 100 200 पेशेंट के बाद हॉस्पिटल की सेटिंग में देख लेते हैं। तो मैंने ये रूल बनाया था कि जब पेशेंट नंबर 1 को जैसे मैं ट्रीट करूंगा ना, ठीक है, पेशेंट नंबर 100 को भी सेम उसी एंथुसिज्म से ट्रीट। क्या बात है, अल्लाह ताला आपको ऐसे ही रखे, सलामत रहे। क्योंकि जो आखिरी पेशेंट आता है वो भी अपने पूरे दिल के साथ आता है, उसको भी उसी तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अगर आप डिसहार्ट हो जाएं या आप एग्जॉस्ट हो जाएं तो पेशेंट का राइट मारा जाता है। डॉक्टर इरफान, आपने ये बात कही है, मुझे एक मज़ेदार, क्योंकि हमारा शो इसी तरह का लाइटर नोट पर होता है ताकि हम आपको सुबह सुबह फ्रेश बातें सुनाए। तो मेरे एक डॉक्टर थे, वो हमारे आपको पता, आप शायद जानते, आप कहाँ, किस इलाके से? मैं इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद कहाँ रहते हैं आप? मैं इस्लामाबाद में I8 में। अच्छा, मैं आपको बताऊं, ये आपको पता है जिस तरह पिंडी में मोहल्ला सिस्टम होता है, ठीक है, तो मैं पिंडी में रहा हूँ सारी ज़िंदगी, मेरे अब्बा फौज में थे तो इसलिए पिंडी में रहा हूँ।
तो हम जिस खाला के घर के पास जाते तो वहाँ पे एक डॉक्टर होता था, ठीक है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, ही इज़ अ वेरी फेमस डॉक्टर। सो जब हम उनके पास आज तक वो मौजूद हैं और उनकी दवाइयों से हम ऐसे ठीक हो जाया करते, अल्लाह ने शिफा उनके हाथ में दी थी यार, यकीन माने आज तक मेरे मुंह खोलने तक उन्हें टॉर्च बंद कर देनी थी। कहते थे गला खराब है, कहते मुंह खोलो, अभी मुंह खोलते ही था टॉर्च बंद हो जाती थी, वो मुंह देखते ही थे, और वो इंजेक्शन लिखती घोड़े की तरह लगाते थे, कहते हाँ बेटा ऐसे करके, और स्वेटर पहनी हो आपने, जैकेट पहनी हो, उसके ऊपर से लगा देते थे, उनको कोई परवाह नहीं थी। और हम लोग कहते थे यार, और पता है वो बुखार कैसे चेक करते थे, थर्मामीटर मुंह में डाला और वो भूल जाते थे, तो ना तीसरा पेशेंट चेक कर रहे तो मैं थर्मामीटर, और मेरा नहीं ख्याल उन्होंने आज तक थर्मामीटर से देखा होगा बुखार कितना है, उन्होंने बस इस तरह लिया और ऐसे रख दिया वापस। मैं वही कह रहा हूँ ना कि पेशेंट को जो है ना, दवाइयाँ तो वही होती हैं, हर बंदा पैरासिटामोल ही दे रहा होता है, लेकिन द थिंग इज कि डॉक्टर के जो हाथ में शिफा कहते हैं ना, वो यही है कि आप अटेंशन कितनी देते हैं डॉक्टर पेशेंट को। आई थिंक वो एक्सपीरियंस इतने हो गए, वो आपको देख के और अल्लाह ने समझ उनके हाथ आ में जाता शिफा भी होगा। रखी हुई है, बात बड़ा बहुत है। और फान साहब, आपने एमडी कैट का सुना, इमरान साहब हमारे साथ मौजूद है, इस बार बड़ा उसका 2024 में बड़ा उसका हाल बुरा हुआ, उसके हवाले से कोई सवाल करना चाहेंगे क्विकली? एमडी कैट में कौन सा, मैं सारी मैंने देखा नहीं प्रोग्राम पहले। अच्छा, 2024 में बड़ा उसका हाल बुरा हुआ है, पर हम सवालात पूछ रहे हैं, हम आपकी जगह पूछ लेंगे। अच्छा, मैं बताता हूँ, मैं पूछता हूँ इनसे। इसमें ये कि एक्चुअली एमडी कैट जो है ना, ये एक तो इसका वो ये जो मेडिकल कॉलेजेस का एडमिशन टेस्ट कहते हैं ना इसको, एमडी कैट, मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट। जी जी। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये आज से नहीं हुआ, ये मेरा ख्याल है कि 1990 के 98 से शुरू हुआ, तो ये हमेशा से इसका हालात बुरे ही रहे हैं। डॉक्टर फान मुझे थोड़ा सा शक पड़ गया है, डॉक्टर फान आपने एमडी कैट दिया? मैंने एमडी कैट दिया नहीं, हमारे वक्त में नहीं होता था एमडी कैट, हमारे वक्त में ये होता था कि आपने एफएससी किया। अच्छा, मेरे टाइम पे भी नहीं था, जब मैंने मेडिकल कॉलेज का टेस्ट दिया था तब कॉलेज का टेस्ट होता था, शिफा का टेस्ट मैंने लग दिया था। ये तो 2000 समथिंग में शुरू हुआ है ना सर, तो उसमें मैं सर से ये पूछना चाहता हूँ जो सब बैठे हैं कि इसका जो एमडी कैट है, इसके ऊपर काफ़ी इतराज़ आते हैं। सबसे बड़ा इतराज़ आता है चीटिंग हो जाती है और लीकेज हो जाती है पेपर्स की, और सेकेंडली इस वजह से नुकसान ये होता है कि जो हमारे डॉक्टर एमबीबीएस करके या इवन पोस्ट ग्रेजुएशन करके बाहर जब जाते हैं तो फिर भी वो उनकी जो डिग्रीज है ना, पीपल लुक डाउटफुली कि यार ये पता नहीं सही कर क्या है, नहीं कर क्या। सो ट्रू, थैंक यू सो वेरी मच फॉर हाइलाइटिंग दिस पॉइंट। आप कुछ कह रहे हैं? कहिए। हाँ जी, हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो और वजह ये कि आप जो टेस्ट एंट्री है उसको ही डाउटफुल कर दें, तो इसके लिए हम हमें ये बताएं कि इसका कोई एग्रीडेशन वैल्यू है, इसके एग्रीडेशन को। वेरी राइटली सर, हम यही बात कर रहे थे कि इसकी वजह से जो इंटरनेशनल मार्केट है वो तो इसको लिटरली एज अ जोक लेना शुरू हो जाएगी। हम तो ऐसे जोक ही बन गए, अल्लाह माफ करे, पर इकरार कह रहे हैं कि नया जोक बने। इकरार, वेरी गुड मॉर्निंग, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम इकरार। वालेकुम अस्सलाम, वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? पराठा खा के तो बहुत जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। माइयों भाई आ जाएं, समोसे खा लें, साथ में चाय है और बड़ा मजा आ रहा है। ऐसा तबाई पराठा मैंने खाया है ना अभी, पराठा ऐसा तबाई, यू कांट इमेजिन। चीनी वाला पराठा नहीं, वो इससे ना खजूर वाले तवे पे ना इससे रख दिया तो वो मीठा मीठा सा हो गया था पराठा, वो मजे का था। अच्छा फिर ठीक है। मैंने कहा चीनी वाला पराठा तो हम बचपन में खाते थे, वो रोल बना के ना। मैंने अभी से यही कहा है, मैंने अभी यार आपने बात भी वही की, मैंने से ब्रेक में यही कहा, मैंने कहा मैं बचपन में चीनी वाला पराठा रोल करके खाता होता था, इतना मजा आता था। बिल्कुल, बड़ा मजा आता। और जो चपेट पड़ती थी जब चीनी नीचे गिर जाती थी तो बिल्कुल रिमेंबर्स। सही बात। जिंदगी का क्या असूल बनाया है? जिंदगी का असूल ये है कि जो सर इज्जत करता है, जो आजकल मतलब दौर चल रहा ना, उसके हिसाब से मैंने अपना असूल बनाया कि जो इज्जत करता है उसको इज्जत दो, ठीक है। जो बिला वजह आपसे नाराज होता है या नखरे करता है उसको फिर ऐसा छोड़ो कि बिल्कुल भी ना उससे। ये कौन लोग हैं ये जो मेरा क्यों नहीं इन लोगों से ताल्लुक? मैं वही तो बता रही हूँ, दुनिया आगे बढ़ गई, आप भी बढ़े। मुझे तो लिटरली जो मुझे वो वक्त चला गया किसी की मिन्नतें करना, किसी की जो है ना इस तरह का नहीं है। हर कोई अपनी लाइफ में बिजी है तो बिजी रहे, जो टाइम देता है उसको टाइम दो, जो रिस्पेक्ट देता है रिस्पेक्ट दो, अदरवाइज अपने काम में रहो। चुलेज पाओ। इकरार समझाएं आप हुमायूं के वो ये। अच्छा, इमरान अली गौरी साहब हमारे साथ मौजूद है, कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट एट अकबर नियाजी टीचिंग हॉस्पिटल इस्लामाबाद एंड डेंटल मेडिकल कॉलेज। आप उनसे कोई सवाल करना चाहेंगे? मेरा सवाल ये है कि अभी जो बच्चे एफएससी में तकरीबन 70% नंबर या 80% नंबर लेते हैं, तो उनको अगर एडमिशन नहीं मिलता मेरिट के हिसाब से, आजकल मतलब मेरिट चलता है, लेकिन मेरिट तो ठीक है लेकिन सिफारिश भी चलती है, तो वो जो बेचारे
मिडिल तबके के लोग होंगे वो किधर जाएंगे, उनके लिए फिर क्या मतलब। अच्छा, that's a very different question। बहुत शुक्रिया इकरार पूछने के लिए। मैं पहले इसी क्वेश्चन से आता हूँ, क्या ये एग्जिस्ट करता है अभी भी कि अगर एमडी कैट के होते हुए भी सिफारिश होकर एडमिशंस होते हैं? देखें, एमडी कैट तो एक टेस्ट है जिस पे मार्क्स आ जाते हैं, फिर आपके एफएससी के मार्क्स, मैट्रिक के भी कुछ परसेंटेज जिसमें फैक्टर इन करती है, फिर इंटरव्यू होता है आपका, तो ये सारा एक एग्रीगेट बनता है जिस पे जो स्टार्ट में भी हमने बात की। इसके बाद एक कंपटीशन चल निकलता है कि सबसे पहले तो जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे वो जैसे लास्ट ईयर भी 91 92 तक एग्रीगेट पे चला गया। अब जिनके उससे नीचे नंबर्स हैं फिर वो अच्छे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस वो आपकी उसमें आ जाते हैं, लिस्ट में आ जाते हैं। जो वहाँ पे भी नहीं मेरिट बना पाते फिर वो डिफरेंट आउटसाइड पाकिस्तान, चाइना में, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में, इसके अलावा बहुत सारे ममालिक में भी जाते हैं। सिफारिश की बात आप कर रहे थे, तो सिफारिश का एलिमेंट तो गवर्नमेंट में भी, इवन प्राइवेट सेक्टर में भी प्रेशर होता है। ये मैं आपको बता सकता हूँ अपने एक्सपीरियंस में। हमारे सीईओ आखिरी दिनों में मुल्क से बाहर कई दफ़ा मैंने देखा चले जाते हैं सिर्फ इसी वजह से कि इस तरह की प्रेशर आएगा, इस तरह की लोगों की डिमांड्स आएंगी कि जो मेरिट में नहीं आ रहे तो उनको फेस करना मुश्किल हो जाता है। इस वजह से इसको मेरिट को तो आपने अप होल्ड करना है। ये एलिमेंट तो रहता है हमारे सिस्टम में। अब कहाँ पे कितना होता है क्या नहीं, ये एक बहुत लंबी। इमरान साहब, आप मेरे पास एक बॉल गेम वाला सवाल है, ठीक है? जो बॉल गेम है जो मैंने थोड़े से डॉट्स कनेक्ट किए अभी बैठे बैठे, मुझे बताएं, ये तो फिर वही तरीक़ेकार हुआ कि क्रीम जो है वो गवर्नमेंट ले लेती है, जो टॉप स्टूडेंट्स हैं, जो सारे अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जो ऑलरेडी एक क्रीम है। सॉरी, आप क्या कह रहे हैं, दोबारा कहिएगा। अमान की कॉल लेते हैं, फिर मैं इस बॉल गेम की बात करते हूँ। क्रीम आपने रख ली और बाकी अगर मैं अकबर न्याजी टीचिंग हॉस्पिटल में जाना चाहूँगा, मेरा मेरिट आपने किसी गवर्नमेंट में कर दिया, आई डोंट वांट टू गो, मैंने अकबर न्याजी टीचिंग हॉस्पिटल में जाना है बिकॉज आई वांट दैट फैसिलिटीज़, और मैंने रिकग्नाइज कराना है, मैंने उस यूनिवर्सिटीज़ में जाना है जो बाहर भी रिकग्नाइज करें। सो इसका ये बॉल गेम क्या है? क्या ये सोची समझी साजिश है? हम यहाँ पर लेते हैं अमान साहब की कॉल सिब्बी से, बलूचिस्तान से। वाजी वाह, अस्सलाम वालेकुम अमान जी, वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अमान। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक है बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैंने सिब्बी से पहली दफ़ा शायद कॉल ली है, मुझे इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैंने पहली बार। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, वहाँ पे भी आप लोग प्यार करते हैं, बहुत शुक्रिया। जी हाँ सर, मैंने पूछना था कि मेडिकल एमडीकेट में कितने मार्क्स फीसद चाहिए होते हैं और कॉलेज में दाखिला लेने के लिए? आप इनसे कुछ पूछना चाहते हैं? पहले तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, that's fine। जी हाँ, डॉक्टर साहब से पूछना था। नहीं, वो उन्होंने सुन लिया, मैं उनसे पूछ रहा था अगर वो आपसे कुछ पूछना चाहे। बहुत शुक्रिया अमान, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, सलामत रहिए। आप पहले इनके सवाल का जवाब देते फिर। जी देखें, एटलीस्ट पास मार्क्स जिसे कहते हैं कि आप कहीं किसी जगह पे अप्लाई कर सकते हैं तो आपके 50% मार्क्स तो होने चाहिए या अबव होने चाहिए। अब उसके बाद फिर बात आ जाती है मेरिट की, क्योंकि सिर्फ पास मार्क्स आपने ले लिए हैं तो ये कोई गारंटी नहीं है कि आपको एडमिशन मिल जाएगा। उसके बाद मेरिट कहाँ पे सेट होता है, तो उस हवाले से अगर मैं बात करूँ तो एटलीस्ट आपके कोई 80-85% मार्क्स तो होने चाहिए कि ताकि आप एक अच्छे मेरिट में, अगर 90% तक लेते हैं तो बहुत सेफ़ हो जाता है आपका, अगर आपके एफएससी में भी या मैट्रिक में भी अच्छे नंबर हैं तो अप टू 90% एक स्टैंडर्ड ज़ेन में रखें, या 85%। ऑलराइट, ठीक है, हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। मैं जब मुझे अपना टाइम याद आ रहा है तो मैं यहाँ आरएमसी में जाना चाहता था, रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज, या मैं जाना चाहता था यूब मेडिकल कॉलेज, एंड माई सिस्टर वॉज इन आर्मी मेडिकल कॉलेज, शी वॉज देयर ऑलरेडी, बट मैं इन दोनों में से किसी में जाना चाहता था। आई गॉट इन आरएमसी। वो बड़ी मजे की स्टोरी है, हम वापस आते हैं आपको बताते हैं, आपको मत जाएगा, देखते रहिए। एक और सब हुमायूं डॉक्टर क्यों नहीं बना। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। माई फ्रेंड इज़ गोइंग टू अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। वो जा रही है ऐसी जगह पे जो इस्लामाबाद में बहुत ऊंची है और जहाँ से सूरज जो है वो नज़र आता है। तो मैंने उससे कहा मैंने भी बुला ली ताकि मैं अपनी वीडियो बना लिया है, कर लिया है। फिर उन्होंने किया क्या? वो कह रही है हाँ बुलाऊंगी। तुम ना फिक्स हो जाना, खुदा का वास्ता। नहीं, मुझे जरूरत तुम लोग सब फिक्स हो जाते हो, वो सब मुझे भी ना कर देती है। मुझे पहले कहा था, उससे पहले कहा था। अच्छा चले, मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। तो व्हाट हैपेंड इज दैट मैंने आरएमसी में एडमिशन लिया, मेरा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। आई वाज ऑन स्कॉलरशिप और मेरा आरएमसी में हुआ। ऑफ कोर्स मैं जगह की जहाँ मैं पढ़ा है मैं बुराई नहीं करूँगा,
मुझे ये था कि मैं एडजस्ट नहीं, क्योंकि स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा थी और मैं सारे फॉरेनर स्कूल से आया हुआ था, मैं बाहर से पढ़ कर आया हुआ था, फिर मैंने पाकिस्तान में जहाँ पढ़ा वो बड़े ऐसे स्कूल थे जहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेंथ 8 या 10 होती थी, ठीक है। मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैंने फिर यू मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया, मैं यू मेडिकल कॉलेज गया, फिर मैं टेम्परेचर कोप अप नहीं कर सकता था। यू वॉज गुड बट वो टेम्परेचर इतना हाई था मेरे लिए कि मैं वो उसको कोप अप नहीं कर पा रहा था। और दूसरी बात ये कि डिफरेंस ऑफ कैपेबिलिटीज़ बहुत था। वहाँ पर हमारे यहाँ अंग्रेज़ी बोलने वाले को समझा जाता है कि शो ऑफ कर रहा है, ये कर रहा है, तो वो मेरे लिए सेट ऑफ कल्चर बड़ा डिफरेंट था। तो फिर मैंने आई लेफ्ट इट और मुझे लगा भी कि मेडिकल नहीं करना चाहता मैं, सो आई लेफ्ट मेडिकल कॉलेज एंड देन आई केम टू इस्लामाबाद। और फिर मैंने यहाँ से अपना दूसरा करियर शुरू किया, कायद आज़म यूनिवर्सिटी गया, लेफ्ट कायद आज़म, वेंट टू अनदर यूनिवर्सिटी। सो आई एम अ वेरी डायनामिक पर्सन, तरह वो हूँ। हम आपसे जल्दी से बॉल गेम का सवाल करते हैं, फिर ये बॉल की तरफ जाएंगे, वहाँ बॉल गेम्स बन रही हैं। इमरान साहब, ये क्या गवर्नमेंट क्रीम को कहती है, टॉप स्टूडेंट्स को उठाती है ताकि वो उनके लिए बड़ी आसानी हो, ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, रिजल्ट्स भी ऊंचे ऊंचे आए और कहें गवर्नमेंट कॉलेजेस तो बहुत बेहतरीन कर रहे हैं, और उसमें फिर उनका क्या अमल दखल है जब आप ले ही क्रीम रहे हैं, मेहनती स्टूडेंट्स ले रहे हैं, और आपने प्राइवेट कॉलेजेस को सारे वो स्टूडेंट्स दे दिए हैं जो 90% से कम आ रहे हैं? जी बिल्कुल हुमायूं, आपने अपना भी एक्सपीरियंस शेयर किया एंड हमें अफसोस है कि हम एक बड़े टैलेंटेड डॉक्टर से महरूम हो गए हैं। सीट तो नहीं ज़ाया हुई होगी, किसी ना किसी स्टूडेंट ने फिल कर ली होगी जो वेटिंग लिस्ट में था। बहरहाल मैं यही कहूँगा कि आप वहाँ पहुँच गए जहाँ आपको होना चाहिए था, माशाल्लाह से यू आर डूइंग वेल। आपके सवाल का जवाब ये है कि देखें, गवर्नमेंट बिल्कुल करीम चली जाती है, उसकी बहुत बड़ी वजह सिर्फ ये नहीं है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस बहुत अच्छे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह रीज़न ये होती है कि हर कोई वहाँ एडमिशन चाहता है क्योंकि वहाँ पे फ़ी और उसके अखराजात कम होते हैं, स्कॉलरशिप इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव डिग्री। यस, अदरवाइज एक्सपेंसिव डिग्री है। लेकिन इसको रैशनलाइज करना चाहिए। वही बात है कि गवर्नमेंट, रेगुलेटरी बॉडीज़ वो इसको थॉटफुल अप्रोच ले, और वही जो टास्क फोर्स की हमने बात की जिसमें प्राइवेट सेक्टर से भी ब्रिलियंट माइंड, विजनरी लीडर्स को इन्वॉल्व करे एंड देन एक पॉलिसी फॉर्म करे जिसमें, अब आप देखें किसी प्राइवेट कॉलेज की अमूमी तौर पे बात की जाती है कि एक्सपेंसिव है, फ़ी ज़्यादा है। वजह क्या है कि मेडिकल एजुकेशन इम्पार्ट करना देना एक्सपेंसिव है। आपको प्रोफेसर्स अच्छे लेवल के अगर रखने हैं, फैसिलिटीज़ अच्छी रखनी है, लैब्स, लाइब्रेरी, एवरीथिंग, तो इट्स वेरी कॉस्टली। और अगर आप सीट्स बड़ी महदूद दे रहे हैं, 20, 25, 30 सीट्स, 50 सीट्स दे रहे हैं कॉलेजेस को, हमारे जैसा कॉलेज जो हम समझते हैं कि फिर भी बहुत ज़्यादा कैपेसिटी जिसको अलाउ की गई है, तो 100 सीट्स हैं। तो आप जब लिमिटेड सीट्स देंगे, तो जैसे खाने की अमूमन बात होती है कि 2-3 लोग अगर मिला के खाना बनाएंगे और उसकी जगह अगर 10-15 लोगों के लिए बनेगा तो कॉस्ट नीचे आती जाएगी पर हेड। सेम गोज़ फॉर मेडिकल कॉलेजेस, डेंटल कॉलेजेस और अदरवाइज। आप प्राइवेट सेक्टर को एम्पावर करें, सपोर्ट करें, गवर्नमेंट अपना लोड शेयर करें ताकि उनके पास नंबर ऑफ़ सीट्स ज़्यादा हों। जब सीट्स ज़्यादा होंगे, एडमिशन ज़्यादा आएंगे, तो वो अपनी कॉस्ट को बेयर कर सकेंगे और फ़ी को नीचे लेके आएंगे। और वो जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हर बच्चा चाहता है वो उसको अच्छी कम प्राइस में मिल जाएगी, कम प्राइस में बहुत अच्छी मिल जाएगी, बिल्कुल यकीनी तौर पे मिल जाएगी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर की जो फैसिलिटीज़ हैं वो अनफॉर्चुनेटली पब्लिक सेक्टर। इमरान साहब, अगर एमडी कैट के इस प्रोसेस को फिर बस आई थिंक गोना टेक अ लीव, अगर प्राइवेट सेक्टर जो एमडी कैट का सिस्टम है इसी को बेहतर कर दिया जाए तो क्या प्राइवेट कॉलेजेस तब भी एक्सेप्टेबल है उनके लिए? नहीं, डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल ही एक सोल्यूशन है जिसके ऊपर अमल किया जाए। जी, आप लोग कंटिन्यू करें, ठीक है? मुझे ना अपनी हेल्थ के बारे में थोड़ा टेंशन हो रही है, मैं जाकर आप वो करें प्लीज, हेल्थ के ऊपर बात करके आती हूँ। देखिए, डिसेंट्रलाइजेशन का तो जो फ़लसफ़ा है वो ये है कि आप अभी तो जो टेस्टिंग प्रोसेस है, यानी कि आपकी जो टेस्ट लेके आपने एडमिशन्स देने हैं उसको डिसेंट्रलाइज कर दें ताकि वो हर साल की तरह एक इशू ना बने, वो स्मूथ प्रोसेस, आराम से एक टेस्टिंग प्रोसेस है वो अपने टाइम पे हो जाए। इसके अलावा जो हम बात करें इसी टास्क फोर्स के मैंडेट में, जो आप मेडिकल एजुकेशन को एज अ होल देखें कि इसका फ्यूचर आपने कहाँ पे लेके जाना है, और वहाँ पे आप प्राइवेट सेक्टर को साइड बाय साइड अपने रखें, शोल्डर टू शोल्डर रखें, तो वो आपके लिए ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर लोड को शेयर करने में, जो आप अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि एक ऐसा नंबर ऑफ स्टूडेंट होता है गवर्नमेंट के सेटअप्स में कि जिनकी ऊपर अटेंशन टीचर्स की और बाकी फैसिलिटीज़ भी, अगर वो लाइब्रेरी में जाएंगे, लैब में जाएंगे, तो ऑब्वियसली तो वो डिवाइडेड नहीं होगी, वो फोकस्ड होगी। तो प्राइवेट सेक्टर जितना ज़्यादा आपने बस अब आप करें, फिर मेरे पास एक सवाल भी है पर आप पहले स्टार्ट कर लें, फिर आई वांट टू आस्क हिम सम वेरी गुड क्वेश्चंस अबाउट स्कॉलरशिप्स एज़ वेल। जबरदस्त, ठीक है। तो अभी हम आ गए किचन में। ज़ैनब ने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो हैं वो क्रश करके रख ली हुई है। ज़ैनब, ये एनर्जी बॉल्स बन रहे हैं, ये एनर्जी बॉल्स बने जिसको आप प्रोटीन बॉल्स भी कहते हैं। टेनिस बॉल और जिनको देखें प्रोटीन बॉल्स नहीं बोले आप, ठीक है, क्योंकि
हूँ कि इसमें प्रोटीन पाउडर नहीं है, इसमें नेचुरल प्रोटीन है। हाँ, नेचुरल प्रोटीन लेकिन है। होता प्रोटीन हाँ तो जी। होता है। अच्छा, मैं obviously। यहाँ पे ये बता देती हूँ कि यहाँ पे जितनी भी मैंने चीज़ें यूज़ की हैं उनको मैंने घी में जो है 1-2 टेबल स्पून घी में जो है मैंने उसको फ्राई कर लिया, रोस्ट कर लिया। इवन कि मैंने खजूर और इंजीर को भी जो है रोस्ट किया है और फिर इसको ग्राइंड किया है। अच्छा, अब मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे सबसे पहले जो है मैं बादाम ऐड करूंगी, जिसको मैंने रोस्ट किया था और मैंने उसको क्रश कर लिया था। जैसे मैं तुम सबको रोस्ट करता हूँ, है ना? हाँ, वैसे बादाम या ये हल्की आंच पे ये हल्की आंच पे ये हल्की आंच पे आपका तो तेज आंच पे होता है ना। अच्छा, जो मैंने खजूरें ली हैं वो 350 ग्राम ली हैं और जो मैंने इंजीर लिया है वो 10 से 12 अदद आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। इंजीर को आप पहले डिप करके रख लें पानी में ताकि वो नरम हो जाए, ताकि आप उसको जब ग्राइंड करें तो तब भी वो सौगी सौगी सी रहें और जल्दी से जो है वो ग्राइंड हो जाए। अच्छा, चॉपर में मैंने ब्लेंड कर लिए थे सारे जो बादाम हैं वो, इसको मैंने घी में इसको टॉस कर लिया था। अच्छा, जो बादाम है वो आपके दिमाग और दिल के लिए बहुत अच्छे होते हैं। यहाँ पे मैंने अखरोट ले लिए हैं। हाँ जी, थोड़े से ज़्यादा डालना मेरे वाले बॉल में, ज़्यादा ही डाले हैं मैंने। जरूरत है ना। पिस्ता ऐड कर लिया है मैंने। क्वांटिटी मैं बाद में बता दूंगी कि मैंने कितनी क्वांटिटी। ये क्या ऐड किया? पिस्ताचियो और काजू को भी इसी तरह से रोस्ट कर लिया था और फिर उसको मैंने चॉप कर लिया है। अच्छा, जो यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं यूज़ करने लगी हूँ, जो हमारी जिन ख़वातीन को PCOS का इशू है या हार्मोन्स जो उनके इम्बैलेंस हो जाते हैं उनके लिए, यहाँ पे मैंने जो है तरबूज के बीज, सूरजमुखी के बीज, अलसी के बीज और कद्दू के बीज, ये 4 बीज जो हैं जिनको मेटाबॉलिज्म का भी इशू है, हार्मोन्स जिनके डिस्टर्ब हैं, वो ही अगर 4 बीज अपने डेली बेसिस में लेना स्टार्ट करें तो उनके जो है PCOS जो है वो ठीक हो जाएंगे। यहाँ पे चारों बीज जो है मैंने वही उसी तरह से रोस्ट करके, अच्छा देसी घी यूज़ करें तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है, वो डाल दिया है। अच्छा, यहाँ पे मैंने नारियल का जो पाउडर है वो, और खसखस और तिल। खसखस जो है जिन लोगों को नींद नहीं आती वो इस चीज़ को यूज़ करें अपने डेली बेसिस पे, तो उनको नींद जो है प्रॉपर आएगी। और उनके जो नारियल है यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि नारियल से आपकी स्किन और बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो हर तरीके से जो है ना ये बॉल्स, नहीं ये मैंने बताती हूँ मैंने क्यों रखा है। हाँ, ठीक है। अच्छा, इन सबको मिक्स करके बॉल बना लेनी है। बॉल्स यहाँ पे जो मैं बनाऊँगी वो 35 ग्राम बॉल्स बनाऊँगी। ईच जो साइज़ होगा वो 35 ग्राम्स का होगा। आप 1 से 2 टेबल स्पून का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर आपके पास मेजरमेंट के लिए स्केल नहीं है। एक बॉल जो है एक बॉल एक ही खानी है, क्योंकि जिन लोगों को बीपी है, कोलेस्ट्रॉल है, थायराइड है जिनका और जिनको शुगर, उनके लिए बेस्ट है। लेकिन आप एक बॉल से ज़्यादा ये बॉल नहीं खा सकते। तो एक घर लेके जाके कल खा लें। कल खा लें। और जिन बच्चों का, जो बच्चे जिनका होता है कि यार वो पूरी तरीके से खाना नहीं खाते, न्यूट्रिशंस उनके कम होते हैं, वो आप इनका हाफ मतलब 1 टीस्पून उनको डेली दे दें। बॉल बना के या टूथपिक में इस तरह से लॉलीपॉप से बना के चॉकलेट में डिप कर दे तो उनको लगेगा कि लॉलीपॉप। अच्छा, आप एक बॉल खानी है, आप मुझे फुटबॉल के साइज की एक बॉल बना दो। अरे आप एक ही खा रहे हो। आपने बीपी कहाँ पहुँचाना है अपना? आपका वैसे ही बीपी इतना हाई हो जाता है। अच्छा, असल में ये वाली जितनी भी चीज़ें हैं ज़ैनब, ये आपकी हेल्थ के लिए इतनी अच्छी हैं, क्योंकि मैं खुद जो प्रोटीन बाइट्स बना रही होती हूँ उसमें इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। और सर्दियों के लिहाज से अगर आप देखो तो ये चीज़ें मैं बोलूँ कोई ऐसी जगह हो जहाँ तुम प्रोटीन बाइट्स बस ना प्रमोट करो। मैंने बस नहीं बोला, मैंने प्रोटीन बाइट्स बोला खाली। ठीक है, मैं बोलूँ प्रोटीन एंड बियॉन्ड। प्रोटीन एंड बियॉन्ड। अच्छा, अभी जहाँ पर ज़ैनब ने PCOS की बात की, मैं वहाँ पर बता दूँ कि जो 4 बीज उन्होंने इस्तेमाल किए, जिसमें अलसी हो जाता है, सनफ्लावर सीड्स हो जाते हैं, पंपकिन सीड, इनको आप बताते जाओ। कद्दू के बीज हैं, तरबूज के बीज हैं, सूरजमुखी के बीज हैं और अलसी के बीज हैं। ज़बरदस्त। ये जितने भी सीड्स हैं ना, ये आपकी जो प्रोजेस्टेरोन फीमेल हार्मोन है उसको, उनका जो बैलेंस है वो ठीक करते हैं। PCOS में मोस्टली होता क्या है, जो आपके एंड्रोजन है, मेल हार्मोन्स है, वो ज़्यादा हो जाते हैं और जो फीमेल हार्मोन्स है उनका जो बैलेंस है वो इम्बैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से हमें डिफरेंट रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। अक्सर लोगों के चिन पे या फेशियल हेयर्स आ जाते हैं, उनको एक्नी होनी शुरू हो जाती है, वेट गेन हो जाता है, देन रिप्रोडक्शन सिस्टम में इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं उनको कंसीव करने में। तो ये वाले जितने भी बीज हैं ये ज़बरदस्त हैं आपके लिए। आप कम से कम ये, अब जैसे मैंने ये बॉल बनाई है ना, ये एक बॉल 150 जो कैलोरीज ठीक है, जबरदस्त। और ये 90 ग्राम इसके अंदर जो वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, अब हम छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आकर आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ज़ैनब ने इतने खूबसूरत से एनर्जी बॉल्स बनाए और ये आपने लाजमी लेने हैं और घर में ये बनाने भी ज़रूर हैं। देखते रहिए एक और सब।
वेलकम बैक टू एक और सुबह। हम अभी किचन में मौजूद हैं। ज़ैनब ने देखे स्पीड ऑफ लाइट के साथ ना इतनी जल्दी जो है एनर्जी बॉल्स अपने प्रिपेयर कर दिए। ज़ैनब आप मुझे कह रही थी कि आप कुछ और भी इसके बारे में बताना हाँ जी, चाह रहे मैं हो। एक तो ये बताना चाह रही हूँ कि मैंने इसमें जो है देसी घी जो इसमें रेसिपी में है वो 100 ग्राम है। आप अगर इसकी क्वांटिटी कम करना चाहें तो आप कर सकते हैं, और देसी घी का तो ज़्यादा फ़ायदा है। कुछ लोगों को देसी घी का जायका अच्छा नहीं लगता, तो आप मक्खन जो अनसॉल्टेड होता है, जिसमें नमक नहीं होता, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो कोई वो नहीं है कि आप कहेंगे जी 100 ग्राम इसमें अगर घी जा रहा है तो फिर क्या। दूसरा ये कि ये जो है शुगर भी नहीं है इसमें, बिल्कुल आप शुगर के बगैर है, तो ये तो बेस्ट चीज़ है कि आप शुगर के बगैर चीज़। ज़ैनब मैंने अभी इसको ट्राई किया है जी, इसका टेस्ट बहुत बैलेंस था, मीठा भी था, मीठा भी बहुत अच्छा लग रहा था। क्योंकि इंजीर भी मीठी होती है और जो है खजूर वो भी मीठा होता है। इसमें अगर जैसे बच्चे हैं उनको बहुत ज़्यादा नहीं होता कि वो मीठा उन्हें पसंद है, ज़्यादा फीका नहीं पसंद, तो हम शहद इस्तेमाल कर सकते हैं या गुड़ इस्तेमाल कर सकते हैं। खुदा का खजूरें इतनी मीठी होती है कि बच्चे बेहोश, इतना शुगर लेवल हाई जगह गिर पड़ के मरे पड़े होंगे। उसका शुगर लेवल नहीं बहुत हाई होता है। नहीं, इस तरह मैं तुम्हें एक बात बताऊं, सच्ची में ये खजूर से तुम अपनी प्रोटीन बाइट्स भी तो बनाती हो ना, तो मजे की होती है, वो मीठी होती है। लेकिन मैं वही कह रही हूँ, तुमने अपनी जो 3 बच्चियां हैं उनको दिया, उनको लगा कम मीठा है वो प्रोटीन बाइट? नहीं, क्योंकि उसमें चॉकलेट भी तो ऐड है। उन्होंने चॉकलेट ऐड किया ना। मैं भी यही कह रही हूँ कि बच्चों को आप दें तो आप चॉकलेट, जैसे कुकिंग चॉकलेट मिल जाती है, उसको माइक्रोवेव कर लें, उसको 50 ग्राम आप ले लें या 1 कप के हिसाब से आप ले लें, उसको माइक्रोवेव कर लें 30 सेकंड। जैसे वो मेल्ट हो जाए तो यही बॉल्स आप ना टूथपिक के साथ लगा के आप उसमें डिप कर लें और उसको फ्रीजर में रख दें, तो बच्चों को ये लगेगा कि कोई लॉलीपॉप है या कोई टॉफी सी है, तो वो खा लेंगे, वो नहीं नखरे करेंगे। मैं अपने बच्चों के साथ ये करती हूँ ना, मुझे पता है। अच्छा ज़ैनब, इसमें इतनी सारी चीज़ें, इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं जो हमारी बॉडी की ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। बच्चियों के लिए इसके कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं? जो टीनेज गर्ल्स हैं वो डिफरेंट इश्यूज है, उनको एक्नी किसी को हो रही होती है, किसी को कोई इशू हो रही है, बाल गिर रहे हैं, खराब हो रही है, उनके लिए जिस तरह से मैंने आप ये बताया है कि जो नारियल, जो खोपरा मैंने इसमें यूज़ किया है, वो बेस्ट है स्किन के लिए और बालों के लिए। फिर आपके जो कुछ लोग जो ये होते हैं कि जिनका फेस डल हो रहा है, आप अगर ये बीज जो यूज़ करें, जिस तरह से मैं बता रही हूँ, उनके ना फेस पे एक रौनक आने लग जाएगी, क्योंकि इतनी इसमें कुदरती आप कह रहे बीज हैं, तो बेशक ये बहुत ज़बरदस्त है। बाकी इसमें ये चीज़ है कि आप बच्चों का, अच्छा मैं दोबारा से बता रही हूँ कि बच्चों को आपने 1 चमचा या 15 ग्राम, अगर तो आपके पास मेजरिंग वेट है, स्केल है, तो आप 15 ग्राम से ज़्यादा जो है ये बॉल ना दीजिएगा, वरना वो इतना उनका एनर्जी बूस्टअप हो जाएगा। अच्छा ज़ैनब, मैं देख रही हूँ बच्चों का बहुत ज़्यादा जिक्र कर रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जिस तरह से चल रहा है ना डाइट आजकल, तो बच्चों के लिए इस तरह की एक एनर्जी बॉल लेना आधी दिन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनके मल्टीविटामिन्स की जितनी भी डेफिशिएंसीज हैं उनको कवर कर लेती है। रेसिपी क्या है? मैं रेसिपी यहाँ पे बता देती हूँ, शेयर कर देती हूँ एनर्जी बॉल्स की। यहाँ पे जो मैंने मक्खन है या देसी घी आप 100 ग्राम ले सकते हैं। इंजीर यहाँ पे मैंने 10 अदद यूज़ की है। खजूरें 350 ग्राम यूज़ की हैं। बादाम 1 कप इसमें ऐड किया है मैंने, जो रोस्ट कर लिया था। अब आगे जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको मैंने रोस्ट किया है। पिस्ता जो है 1/3 कप है। काजू 1/2 कप है। अखरोट 1/2 कप हैं। तरबूज के बीज 3 खाने के चम्मच। सूरजमुखी के बीज जो हैं 1/3 कप। कद्दू के बीज 1/3 कप। अलसी के बीज 3 खाने के चम्मच। तिल यहाँ पे 3 खाने के चम्मच यूज़ किए हैं। खसखस 2 खाने के चम्मच। नारियल का पाउडर 50 ग्राम और इलायची पाउडर, अगर तो आप इलायची का जायका आपको पसंद है और आप इसमें उसका फ्लेवर इन्हांस करना चाहें तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। मैं दोबारा से मेथड बता दूं कि यहाँ पे सारी चीज़ों को मैंने रोस्ट कर लिया था 1 टेबल स्पून के हिसाब से मक्खन डाल के या देसी घी डाल के। उसके बाद आप खजूर को भी आपने इसी तरह से रोस्ट कर लेना है और इसी तरह से आपने इंजीर को भी। आपने जब सबको रोस्ट कर लिया है तो आपने सिर्फ और फिर बाकियों को सबको क्रश कर लेना। ठीक है। मैंने खजूर और इंजीर को साथ में क्रश कर लिया था और फिर इसी तरह से जिस तरह से आपके सामने मैंने एक 1 बाय 1 सारी चीज़ें ऐड की और इनको इसी तरह से बॉल्स बना लिए। इसको आप एयर टाइट जार में 15 दिन के लिए सेव करके रख सकते हैं। मैं यहीं पर आ रही थी। हाँ, 15 दिन के लिए आप इनको एयर टाइट जार में जो है वो सेव कर लें। 15 दिन से ज़्यादा ना रखिएगा, फ्रेश बना लिए फ्रिज में। और आपने इसे टाइट जार में रखना है, चींटियां हाँ, चींटियां ना आ जाए और बच्चे भी ज्यादा खोल ना सके, एक ही खाए, इससे ज्यादा नहीं। अच्छा, हम यहाँ पे कॉलर लेते हैं। हमारे साथ समरीन नियाजी मौजूद है, अ वेरी डियर फ्रेंड ऑल्सो, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। शी इज़ एन एजुकेशनिस्ट एज वेल। बहुत ही बेहतरीन तरीके से गवर्नमेंट स्कूल को ये लोग रीवैम्प कर रहे हैं, उसमें प्राइवेट कोलैबोरेशन के साथ उसको एक नए अंदाज में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। आई एम अ वेरी प्राउड फ्रेंड कि मैं इनसे आज बात कर रहा हूँ। इनकी बेटी जो है वो MD कैट उसने दिया है एंड शी वॉज एक्चुअली वेरी वोकल। ये बहुत वोकल है जब MD कैट के जो मसले आए उसके हवाले से हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम समरीन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू।
Walaikum salam, Humayun. A very, very good morning to you too, and thank you for having me. थैंक यू वेरी बहुत मच फॉर शुक्रिया। जॉइनिंग अस। आज हमारे साथ इमरान अली गौरी साहब मौजूद हैं। ही इज़ अ कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट एंड हेडिंग द कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट व्हेन इट कम्स टू द रिनाउंड प्राइवेट कॉलेजेस ऑफ इस्लामाबाद, जिसमें इस्लामाबाद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज भी है, अकबर नियाज़ी टीचिंग हॉस्पिटल भी है, एंड लाइन गोज ऑन। व्हाट डू यू हैव टू से? आपने खुद एक्सपीरियंस किया है, आपकी बेटी ने MD कैट दिया था, हाउ वाज इट, मसला क्या था और फिर उसका हल क्या हुआ? पहले तो मसला बताएं क्या हुआ था। सबसे पहले मसला, द मेन प्रॉब्लम हुमायूं वाज कि पूरे पाकिस्तान में द टेस्ट MD कैट जैसा इम्पोर्टेंट टेस्ट वाज नॉट यूनिफॉर्म। मतलब हर प्रोविंस ने अपना सेपरेट टेस्ट लिया, जिसकी वजह से जो बाद में जो ओपन मेरिट सीट्स होती हैं, जो प्राइवेट सीट्स होती हैं, उन पे बच्चे ऑफ कोर्स इकट्ठे compete कर सकते हैं डिफरेंट प्रोविंसेस से। तो इट डिड नॉट क्रिएट हार्मनी, ठीक है। एंड समरीन, आई एम सो सॉरी, आप प्लीज, क्योंकि आप उर्दू की मेरी कोच भी रही हैं, मेरी कॉलीग भी थी, आप मेरी कोच भी रही हैं, तो उर्दू में सारा बताइएगा ताकि ज्यादा आवाम समझ पाए। अच्छा, आई एम सो सॉरी। हमारे बहुत सारे बेसिकली हर सूबे का अपना कोटा होता, हर सूबे की अपना टेस्ट था, और उसका सबसे ज्यादा बड़ा नुकसान ये हुआ, हमने हमारी यूट्यूब वीडियोस भी बातें फॉलो की हैं, 10 मिनट के अंदर अंदर रिजल्ट के वीडियोस आना शुरू हो जाती हैं। जो अफसोस की बात ये थी कि बच्चे एक दूसरे के, एक सूबे के दूसरे सूबे के खिलाफ होना शुरू हो चुके थे कि तुम्हारा टेस्ट आसान था, मेरा टेस्ट मुश्किल था, इनको ग्रेस मार्क्स ना दें। ये थोड़ी बात की बात है। जो सबसे बड़ा मसला हमने शुरू में देखा कि टेस्ट बहुत प्रोफेशनली और ऑर्गेनाइज मुनज़्ज़म तरीके से, और जिस मतलब उस मेहनत के साथ, आपको पता है पाकिस्तान के जिसको हम कह सकते हैं इंतहाई लायक तलबा और मेहनती बच्चों का एक ग्रुप कह सकते हैं, जो कि मेडिकल के लिए अपीयर होता है। निहायत मेहनती, ये मामूली मेहनती नहीं होते। जहानत अपनी जगह, मेहनत बहुत ज्यादा होती है इसमें। तो उसमें जो इतने अहम तरीन इम्तिहान को इतने हल्के फुल्के अंदाज में उसमें गलतियां छोड़ी गई, और उसके इम्तिहान के जो जवाबात थे उनको एक खास तरीके से लिखा होना चाहिए था, उनमें गलतियां थी। मैं समझती हूँ बच्चों ने बहुत बहुत बड़ी जुर्रत की है इस दफा कि उन्होंने खुल के अपना हक मांगा है और उनको मिला है, और उन्होंने 2-3 महीने। समरीन, हादिया आपकी बेटी है जो MD कैट दे रही थी इस बार, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, मुझे मेरा सवाल ये है कि हादिया पहले तो कहते हैं टेस्ट की डेट भी चेंज हुई है, क्या इस कैलेंडर के चेंज होने से उसके एकेडमिक ईयर्स में कोई फर्क आया है? क्या वो भी नुकसान उसको हुआ है? ये आप यूँ समझे, जो चीजें सुकून से होनी चाहिए थी, दिसंबर के आखिर तक ये मामला खत्म हो जाना चाहिए था। तो उसकी वजह से उन्होंने, क्योंकि जाहिर बात है बीच में हमारे मुल्क के जो हालात उनमें मसाइल हुए, तो टेस्ट आगे से आगे जाता गया, और 1-2 दिन के अंदर अंदर फिर डेट आगे करती फिर। और हमें इस बार अदालत से एक्चुअली कम शिकायत है, लेकिन हमें एहसास हुआ, मजे की बात यह है हमारी दूसरी दफा फिर टेस्ट में गलतियां थी, और हम ये समझ नहीं पाए कि एक टेस्ट बनाना इतने बड़े इदारे के लिए। समरीन, आप हमारे साथ कॉल पे रहे, हम थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आके आपकी कॉल कंटिन्यू करेंगे, आपसे एक आध चीज़ और भी पूछेंगे, और फिर हम इसको कंक्लूजन फिर हम इमरान साहब से करेंगे। आप थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए। एक और सब आपका दिन अच्छा गुजरे। जी, वेलकम बैक टू एक और सो वी हैव समरीन ऑनलाइन। समरीन, अभी आप बड़े डिटेल में हमें बता रहे थे। हमारा ये क्वेश्चन है कि जो आप लोगों ने प्रोटेस्ट वगैरह किया, क्या उसका कोई फ्रेंडली बिहेवियर, कोई आउटकम आप लोगों को मिला, और बच्ची ने कितने ज़्यादा चीज़ों को फेस किया, उसका क्या क्या लॉस हुआ, उसके बारे में आप बताइएगा प्लीज़। एक्चुअली जो चीज़ हमें नहीं, बिल्कुल भी शुरू में जो है उनके लिए, इंतज़ामिया के लिए ये थोड़ा सा एक नाकाबिले बर्दाश्त किस्म की चीज़ थी। उन्हें ज़ाहिरी बात है इतने सख्त किस्म के धरने या प्रोटेस्ट या बच्चों के इस कदर इत्तेहाद की उम्मीद नहीं थी। बिल्कुल भी उन्हें एहसास नहीं था कि इस कदर बच्चे मुनज़्ज़म हो के, और ये मज़े की बात है हमायूं
ये वो बच्चे हैं, मैंने जैसे आपसे पहले कहा, ये बड़े ज़हीन बच्चे, ये तोड़फोड़ वाले बच्चे नहीं थे। उस धरने में इंतहाई मुनज़्ज़म तरीके से कॉलेज के अंदर भी अगर बच्चे दाखिल हुए, उन्होंने किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया, बहुत तरीके से ज़मीन पे बैठ के उन्होंने सिर्फ ये कहा हमें डीन से बात करनी। जब मुनासिब तौर पे रद्द अमल नहीं आया, क्योंकि होता ये है कि जिस मिनट टेस्ट के रिजल्ट बाहर आ गए उस मिनट उसके बाद बच्चे बहुत बेबस हो जाएंगे, तो उन्होंने रिजल्ट को रोकने के लिए जो वो कर सकते थे, वो क्लास से बात कर सकते थे, पिटिशन दायर कर सकते थे। लेकिन जहाँ तक आप बात कर रहे हैं बच्चों के ज़हनी और जो उनका ओवरऑल वो कितना ज्यादा, हाँ जी, वो साल तो पूरा नहीं, I'll be honest, लेकिन हाँ कुछ महीने, और उसमें जो इंतजार का लम्हा था ना कि क्या होगा, मिनट मिनट का इंतजार कि अब क्या होगा गवर्नमेंट का, मतलब अगर हम अपने बच्चों के बारे में जैसे हम बात करते हैं, हमसे कोई पूछता है कि आपका बच्चा क्या कर रहा है, तो हम कहते थे हमारा बच्चा कोर्ट में केस लड़ रहा है, क्योंकि अकेली मेरी बेटी तो नहीं है। मैं कितने बच्चों से मिली हूँ जो निहायत ब्राइट, निहायत समरीन, अब हम इसको कवर करेंगे इस पूरी कॉन्वर्सेशन को। सिर्फ 2 सवाल हैं आपके लिए। एक तो ये जल्दी से इसका मुख्तसर जवाब दीजिएगा कि एक सवाल भी अगर पेपर में गलत आता है तो आपके बाकी सारा पेपर उससे अफेक्ट होता है, बच्चा उसी पे रुक जाता है। ये एक सवाल भी गलत होना मैनेजमेंट के लिए पूरा पेपर तब्दील करने के बराबर होता है, या उसे ग्रेस मार्क उसके देने के बराबर होता है। इससे कितना फर्क पड़ा जब आप हादिया से कॉन्वर्सेशन करती? देन आई एम गोइंग टू पुट लास्ट क्वेश्चन ऑन यू। एक से ज्यादा सवाल गलत थे, तकरीबन 13-14 सवालों का ये मसला था दोनों दफा, और उसका बिल्कुल, और बच्चा जो है वो अपने आप को सवाल करने लग जाता है, अपनी तैयारी को, अपनी ज़हनी क्वेश्चन करने पड़ जाता है, और अपने कॉन्फिडेंस, उसका एतमाद हिल जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा समरीन, मुख्तसर सवाल ये कि आपके जो बच्चे हैं, हमारे जो बच्चे हैं, वो चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिले, क्योंकि हमें पता है गवर्नमेंट सिस्टम, गवर्नमेंट कॉलेजेस किस तरह ऑपरेट करते हैं। इसमें कोई मजायका है ही नहीं कि हम इस बात को एक्सेप्ट ना करें। आपके बच्चा नहीं चाहेगा कि वो प्राइवेट कॉलेज में पढ़े। अगर प्राइवेट कॉलेजेस को ज़्यादा सीट्स देना शुरू कर दें तो ऑटोमेटिकली, तो आप हम सब एजुकेशनिस्ट हैं, और कॉस्ट कम आएगी। जब उनकी कॉस्ट कम आएगी तो फीसें कम होंगी, तो हम जैसे जो लोग डेली कमाते हैं, जो हम लोग जॉब्स करते हैं, हमारे लिए बहुत आसान नहीं होगा उन फीस को कवर करने के लिए। अगर गवर्नमेंट ये एलोकेशन ऑफ द सीट्स जो प्राइवेट कॉलेजेस को है वो ज़्यादा करे, ताकि हम भी अपने बच्चों को प्राइवेट कॉलेजेस में वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे सकें। लेट्स नॉट फॉरगेट कि वो भी करना चाहते हैं। इस मामले में मैं आपसे कहूँगी कि ये मैं एक इकोनॉमिस्ट भी हूँ, तो मुझे लगता है कि ये पूरे मुल्क के लिए एक बड़ी सोची समझी स्ट्रैटेजी होगी। इसलिए क्योंकि अगर आप सीटें, मैं बिल्कुल कहूँगी कि सीटें बढ़ानी चाहिए, हमें सीटों की कमी का एहसास हर मिनट पे हो रहा है, लेकिन क्या हमारे पास आगे उनको जॉब देने के लिए सीट है? Oh, that's a very good pertinent question. Thank you so very much, Samreen. It was lovely talking to you. Thank you for adding your opinion with us. हम अब बात चलेंगे नूर गोल्ड की जानिब। नूर गोल्ड के शैम्पू, जैसे आपको बस डेली बताती हैं कि नूर गोल्ड के शैम्पूज कौन कौन से हैं जो आप ले सकते हैं। आपको इनकी सब फील्ड्स अब बताएंगी, इसमें जो ब्लैक सीड और सब कुछ, ब्लैक सीड, ऑलिव और कैरेटिन, उसके बारे में आपको बस बताएंगी। लेकिन ये जो जितने भी शैम्पूज हैं, ये वेबसाइट चल रही है, आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं जाकर। नंबर्स भी आपकी स्क्रीन पर दिए गए हैं। अगर आप चाहते हैं आपके बाल मजबूत हो, तवाना हो, शाइनी हो, तो आप इनको पैच टेस्टिंग के बाद आप इन शैम्पूज को यूज़ कर सकते हैं। और इनका मॉइस्चराइजर भी मौजूद है वेबसाइट पे, आप वो भी मंगवा सकते हैं सर्दियों के इन दिनों में, जहाँ पर आपके हैंड्स और फेस ड्राई हो जाता है। जी बस जी, ज़बरदस्त। आप देख सकते हैं मेरे बाएं जानिब ये पूरी इनकी शैम्पू की हेयर रेंज है वो पड़ी हुई है, जिसमें सबसे पहले जो रेड बॉटल में है ये कैरेटिन है। ये आप तब इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप अपने हेयर वॉल्यूम को ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके जो बाल हैं उसमें थिकनेस आए, तो दिस इज़ द क्वालिटी विच कैरेटिन इज़ ऑफरिंग। देन द सेकेंड वी हैव ब्लैक सीड। ब्लैक सीड जो है उसके बारे में ये कहा जाता है कि वो हेल्दी हेयर को प्रमोट करता है और आपके रूट्स में जो ब्लॉक्ड रूट्स होती हैं उसको वो ब्लॉकेट को ख़त्म करता है, और आपके जो सर का मॉइस्चर है, आपके स्कैल्प का मॉइस्चर है, उसको बैलेंस आउट करता है। तो ये आप ले सकते हैं। एंड देन वी हैव ऑलिव एज वेल विद अस, और ये आपका हेयर फॉल जो है उसको कम करता है और साथ साथ आपके बालों को जड़ों से मजबूत करता है। तो आप देख सकते हैं कि कौन सा इंग्रेडिएंट आपके जो इशू है उसको सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से केटर करेगा, तो आप ऑर्डर कर
सकते हैं। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच बस फॉर एंडोर्सिंग दिस प्रोडक्ट। अब इमरान जी, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, फिर उसके बाद बस आपसे पूछेगी कि इससे नंबर्स में क्या असर पड़ा है, इसको रेक्टिफाई करने में कितना बड़ा नुकसान प्राइवेट, गवर्नमेंट और पूरी कम्युनिटी को कितना नुकसान पड़ा, ये तो बस आपसे पूछेंगी। लेकिन मैं आपसे यहाँ पर एक बड़ा रिलेटेबल सवाल आपके कॉलेजेस से पूछूंगा। अकबर नियाज़ी टीचिंग हॉस्पिटल या इस्लामाबाद मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज हो जाए, ये बहुत सारे कॉलेजेस जहाँ पे हमारे मेडिकल स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं। सो क्या उस फीस, और हम जैसे जो डेली जॉब वाले लोग हैं, हमारे लिए मुश्किल है इसको इनकॉर्पोरेट करना उस फीस को। क्या स्कॉलरशिप्स भी मौजूद है? आप स्कॉलरशिप्स भी देते हैं? क्या मेरिट स्कॉलरशिप्स हैं? किस किस तरह की स्कॉलरशिप्स हैं और उसका क्या क्राइटेरिया? जी बिल्कुल, मेरिट स्कॉलरशिप्स भी मौजूद हैं हमारे कॉलेज में। जो टॉप मेरिट पे स्टूडेंट्स हैं उनको डेफिनेटली ऑफ़र करते हैं, और इस वजह से इनकरेज भी करना चाहते हैं कि अगर प्राइवेट कॉलेजेस से लोग अफोर्ड नहीं कर सकते और वो गवर्नमेंट में भी उनको अगर एडमिशन नहीं मिल रहा, या गवर्नमेंट में एडमिशन मिलने के बावजूद भी वो हमें चूज़ करते हैं, तो वी वुड वेलकम देम, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि टॉप टैलेंट हमारे पास। और अगर ये सीट्स बढ़ा दी जाएँ आपके लिए तो स्कॉलरशिप्स बढ़ जाएंगी। स्कॉलरशिप्स बढ़ जाएंगी। और सबसे बड़ा इम्पैक्ट जिस पे एग्री किया आपके कॉलर ने भी, जिनका बड़ी इंसाइट थी इस सारे मैटर में, कि जो इकोनॉमी ऑफ स्केल है उसके हवाले से स्केल बढ़ाएंगे तो सबके ऊपर ऑन एवरेज जो है ना इम्पैक्ट कम आएगा। तो इस तरीके से हम ओवरऑल भी फ़ीस स्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा, और बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर को ये समझा जाता है कि शायद ये कमाना ही चाहते हैं, नहीं, हम बिल्कुल हर लम्हा इस पे बात करते हैं कि किस तरीके से हम अपने अखराजात को कंट्रोल करें और जो बर्डन है इस कम्युनिटी पे वो कम से कम करें। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, और इस जिस तरह से अभी हुमायूं ने बताया, पूछा है कि आपसे कि अब ये सारा जो माजरा हो गया इसको रेक्टिफाई किस तरह से किया जा सकता है, और कितना प्रॉब्लम आप पे कितना इम्पैक्ट पड़ा है इस चीज़ का प्राइवेट, क्या नंबर्स हैं जो आप हमें बता सकते हैं? जी बिल्कुल, इम्पैक्ट की बड़ा इम्पोर्टेंट है। इम्पैक्ट देखें कि हमारे स्टूडेंट्स जो आउटसाइड पाकिस्तान स्पेंड करते हैं एवरी ईयर $400 मिलियन हमारे स्टूडेंट बाहर की दुनिया में खर्च कर देते हैं। वो मतलब हमारा जा रहा है सारा, हमारा जा रहा है। 28,000 तकरीबन स्टूडेंट बाहर चले जाते हैं मेडिसिन पढ़ने के लिए डिफरेंट जगहों पे, जिसमें चाइना है, मिडल ईस्ट की सारी कंट्रीज़ हैं। और पीछे एक प्रोग्राम हमने किया था, गालबन आपके चैनल पे और मुख्तलिफ चैनल पे इस पे बात हुई थी कि किर्गिस्तान में जो बिश्केक में अनफॉर्चुनेटली इतना बुरा इंसिडेंट हुआ था, बहुत बच्चे वापस आए थे, तशद्दुद हुआ। अच्छा, फिर वो जाने के लिए मजबूर कौन कर रहा है? मजबूर हमारा सिस्टम ही कर रहा है उनको। और फ्लाइट इस तरह की लोग जो हमारे टॉप टैलेंट बाहर जा रहा है और मिलियंस ऑफ डॉलर बाहर स्पेंड कर रहा है, अगर इसमें हम फ्रैक्शन ऑफ दिस अमाउंट भी बचा सकें, सबसे पहले तो उसको स्लो डाउन करना है, बचाना है। बचा लें तो बहुत बड़ी बात है। और फिर जो रेक्टिफाई करते हुए जिस तरह की टास्क फोर्स की बात हुई है, प्राइवेट सेक्टर से पब्लिक सेक्टर बनाए और वो रिफॉर्म्स करें, और फिर आपके बहुत सारे इर्द गिर्द नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जिनके स्टूडेंट्स को आप केटर कर सकते हैं और वो आपकी तरफ देख रहे हैं। 1 लाख मेडिकल में स्टूडेंट इंडिया इस टाइम से नेबरिंग कंट्रीज़ में से ले रहा है, इंडिया, और रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। हम तो ये करें जो हमारे पास अपने पैसे भी, हम कह रहे हैं कि अब हम इंडिकेट इतना बुरा करेंगे कि आप बाहर चले जाएं और पैसा भी लेकर चले जाएं, टैलेंट भी चले जाएं और हमारे पास कुछ ना रहे। पर वी नीड टू व्हाट इट इज, नेगेटिविटी फैलाने से मुझे लगता है कि मैं ज़्यादा ये चाहता हूँ कि इसको रेक्टिफाई किया जाए। जब तक प्रॉब्लम को केटर नहीं किया जाएगा, बात नहीं की जाएगी, विल नॉट टॉक अबाउट द एलिफेंट इन द रूम, तब तक आप उसको डील नहीं कर पाएंगे। आपका बहुत शुक्रिया इमरान अली गौरी साहब, आज हमारे साथ आप मौजूद थे। बहुत हमारी कॉन्क्रीट कॉन्वर्सेशन हुई व्हेन इट कम्स टू इंडिकैट मेडिकल स्टूडेंट्स। हमें उम्मीद है कि आज भी आपको हमने एंटरटेनमेंट के साथ साथ इन्फॉर्मेशन भी दी होगी। ज़ैनब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ऑलवेज फीडिंग अस विद गुड फूड, एंड वास, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ ग्रेट को होस्ट। हम आपसे इंशाल्लाह ताला मुलाकात करेंगे कल। आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, रब रखा।